हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ब्रांच अकाउंटिंग फटाफट से एक मैराथन क्लास हम रख रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग ब्रांच का जब क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर सकें। देखो, वैसे आपके पास लिखा हुआ तो सबके पास है, जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं सारे उनके पास लिखा हुआ है, बट फिर भी ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा अभी क्लास के बाद में। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग में क्या होगा, दो तरह की ब्रांचेज होती है, एक डोमेस्टिक और दूसरी फॉरेन ब्रांच। डोमेस्टिक ब्रांच मतलब जिसका ऑफिस, जो एस्टेब्लिशमेंट है अपना हेड ऑफिस का, वो इंडिया में ही हो। ये आवाज थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ जी, तो जिसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में ही होगा, डोमेस्टिक ब्रांच इज मेनली ओपन एंड ऑपरेटेड इन द सेम कंट्री। और फॉरेन ब्रांच मतलब क्या होगा, ये ब्रांच कौन से कंट्री में, अदर देन द कंट्री वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड, और जिसका हेड ऑफिस जैसे इंडिया में, उसके बाहर अगर आपका, इंडिया से बाहर अगर आपका ब्रांच है, दैट इज फॉरेन ब्रांच। हाँ जी, ये यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, ये सिर्फ जूम आईडी पे चल रहा है, यूट्यूब का लिंक नहीं है, जूम आईडी पे चलेगा ये वाला, ठीक है। ओके, नाउ फिर हमने क्या किया, डोमेस्टिक ब्रांचेस को भी दो पार्ट में बांटा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जिनके लिए हमें अकाउंटिंग करना होता है, और मेनली जो हमें अकाउंटिंग करना होता है वो होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस में। तो हमने डोमेस्टिक ब्रांच को क्या किया, फर्दर डिवाइड किया। डोमेस्टिक ब्रांच कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। उसमें भी हमें क्या करना है, डिपेंडेंट की अकाउंटिंग पढ़ के जाना है मेनली। इंडिपेंडेंट तो बहुत छोटा सा है, बहुत कम टाइम में आप कवर कर लोगे, 3 क्वेश्चन करने हैं उसके लिए और कुछ नहीं। नाउ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, चलिए जी, अब हम देखते हैं यहां पर ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होगा, मेथड्स क्या क्या हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट ब्रांचेस का, तो उस केस में आप सॉल्यूशन कैसे करके आएंगे, वहां पर आपके पास मेनली सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है वो है डेटर मेथड, दूसरा होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और तीसरा जो मेथड है वो है फाइनल अकाउंट्स मेथड। ये होलसेल वाला हम करेंगे नहीं, यहां पर 3 मेथड आएंगे, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। 3 मेथड है जिससे आपको ब्रांच अकाउंटिंग करना होता है, जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं डेटर मेथड की। वापस बोलता हूं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिपेंडेंट ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस में भी अब सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, डेटर मेथड पढ़ रहे हैं। ओके, आप अपने आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आया। नाउ डेटर मेथड के अंदर सर कैसे होगा अकाउंटिंग, सुनो। डेटर मेथड में हम क्या करेंगे, हम मतलब एचओ, अकाउंटिंग कौन करता है, एचओ करता है। एचओ अपने यहां ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है और उस ब्रांच अकाउंट से फाइंड आउट करता है ब्रांच में होने वाला प्रॉफिट या लॉस। कौन मेंटेन कर रहा है, एचओ मेंटेन कर रहा है। ब्रांच अपने लेवल पे अकाउंटिंग नहीं कर रहा है। डेटर मेथड, जहां पे ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं वहां पे डेटर मेथड यूज किया जा सकता है, और एचओ क्या करता है, सारी अकाउंटिंग खुद करता है। सारी अकाउंटिंग क्या करता है, खुद करता है। डिपेंडेंट ब्रांचेज, डिपेंडेंट ब्रांचेज का मतलब ही क्या हो गया कि भैया डिपेंडेंट ब्रांच मतलब अकाउंटिंग कौन करेगा, एचओ करेगा। इंडिपेंडेंट मतलब अकाउंटिंग ब्रांच करेगा अपने लेवल पे, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब अकाउंटिंग कौन करेगा, एचओ करेगा। डिपेंडेंट में भी हम पढ़ रहे हैं डेटर मेथड। अब अकाउंटिंग के नाम पे एचओ क्या कर रहा है, अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बना लेगा और एक हद से हद गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना लेगा, बस। अब कैसे होगा ये सुनो, बहुत आसान है, देखते चलना। फॉर रिकॉर्डिंग मैंने इसके लिए क्या किया ना, टोटल 9 पॉइंट्स बनाए, और आपको भी इन्हीं 9 पॉइंट्स की तरह इसको याद कर लेना है। 9 पॉइंट्स की तरह याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। सबसे पहले एचओ अपनी बुक्स में क्या करता है, ब्रांच अकाउंट के अंदर ओपनिंग एसेट्स को रिकॉर्ड करता है। ओपनिंग एसेट्स को यहां पर रिकॉर्ड करता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एसेट्स को यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा।
ओके, याद करते थे ना, नंबर वाइज याद करना, 9 पॉइंट्स याद करने हैं बस, और कुछ नहीं। तो डेटर मेथड में एचओ क्या करता है, एक ब्रांच अकाउंट बना रहा है जिसमें फर्स्ट नंबर पे ओपनिंग एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहा है। ओपनिंग एसेट्स कौन सी, जो ब्रांच के पास है। ब्रांच के पास ओपनिंग क्या हो सकता है सर, स्टॉक हो सकता है, ओपनिंग डेटर्स हो सकते हैं, पैटी कैश हो सकता है, ठीक है, कोई फर्नीचर वगैरह हो सकता है। तो जो भी ब्रांच के पास एसेट है ना, एक्चुअली वो किसकी है, एचओ की है, क्योंकि ब्रांच के पास एसेट्स आई कहां से होगी, या तो एचओ ने पैसे भेजे होंगे कि भैया तू एसेट्स खरीद ले, या फिर एचओ ने डायरेक्ट ही क्या कर दिया होगा, एसेट भी भेज दिया होगा किसी केस में। तो अल्टीमेटली वो पैसा मुझे ब्रांच से लेना है। तो यहां पे डेटर मेथड नाम पढ़ने का रीजन क्या हो गया कि हम ब्रांच को डेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इतना पैसा उससे लेना है, उसमें से इतना उससे आ चुका है और बाकी का और लेना है अभी, तो डेटर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम डेटर मेथड पड़ा है। अब सबसे पहले ओपनिंग एसेट रिकॉर्ड कर लिया, सेकंड नंबर पे ओपनिंग लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर लिया, नंबरिंग याद करते चलना जल्दी याद होगा, ओपनिंग एसेट फर्स्ट नंबर, ओपनिंग लायबिलिटीज सेकंड नंबर, ओके। थर्ड नंबर पे दिस वन, थर्ड नंबर पे आपने क्या किया, फॉर गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच का नाम रख दिया मैंने जयपुर ब्रांच। तो जयपुर ब्रांच को आप क्या कर रहे हो, माल भेज रहे हो। कौन भेज रहा है, या तो एचओ भेज रहा है या कोई और ब्रांच भेज रहा है। आपने अगर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ा होगा, वहां पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर होता है तो रिसीविंग डिपार्टमेंट, जिसको रिसीव हो रहा है उसके तो डेबिट साइड में लिखा जाता है, और जो ट्रांसफर कर रहा है उसके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। वही अप्रोच हम यहां पे फॉलो करेंगे। जयपुर ब्रांच को जब माल भेजा जा रहा है तो वो रिसीविंग ब्रांच है। अब चाहे एचओ माल भेजे चाहे कोई दूसरा ब्रांच माल भेजे, हम जयपुर ब्रांच के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि रिसीविंग के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो हमने क्या किया, इस थर्ड नंबर को यहां पे रिकॉर्ड किया और नाम दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। जैसे कंसाइनमेंट में भेजते हैं तो लिखते हैं टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, वैसे ही यहां पे ब्रांच को भेजा तो लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच थर्ड नंबर पे। ओके, तीसरा नंबर याद कर लेना, किसने भेजा, एचओ भी भेज सकता है, कोई दूसरी ब्रांच भी भेज सकती है, लेकिन रिसीविंग ब्रांच कौन है, जयपुर ब्रांच है। ओके, तो डेबिट में लिखा जयपुर ब्रांच के। फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर जयपुर ब्रांच गुड्स क्या कर रही हो, ट्रांसफर कर रही हो, किसको ट्रांसफर कर रही हो, एचओ को या फिर किसी और ब्रांच को, एचओ को या फिर किसी और ब्रांच को कर रही हो, मान लो कोटा ब्रांच को कर रही हो, तो जयपुर टू कोटा। तो इस बार हम क्या है, ट्रांसफरिंग है, तो हमारे क्रेडिट साइड में आएगा। सर ये क्या है, मैंने कहा ये स्पेशल केस है, इसमें जयपुर ब्रांच, हमारी जो जयपुर ब्रांच है उसका कोई डेटर था, हमने उसको माल बेच रखा था तो वो हमारा डेटर था। अब उस डेटर ने जब माल लौटाया तो हमें नहीं लौटा के किसको लौटा दिया, एचओ को लौटा दिया। तो ऐसे केस में आप क्या मानोगे कि जयपुर ब्रांच के डेटर ने एचओ को माल लौटाया, तो हम ये मानेंगे कि ये जो जयपुर ब्रांच का जो डेटर है उसने डायरेक्ट एचओ को नहीं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचा जाएगा, पहले हमें लौटाया ब्रांच को और फिर हमने क्या किया, वो गुड्स एचओ को लौटाया। तो अल्टीमेटली हमने एचओ को गुड्स ट्रांसफर किया है, तो हमारा ट्रांसफरिंग ब्रांच है, तो हम अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हम डायरेक्टली एचओ को दें तो भी क्रेडिट साइड में, हम किसी और ब्रांच को दें तो भी क्रेडिट साइड में, और हमारे डेटर ने अगर एचओ को दे दिया तो भी क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि हम ये मानेंगे कि हमारे डेटर ने पहले हमको लाके दिया फिर हमने एचओ को दिया, बस। ओके जी, तो तीनों ही केसेस में हमारा ट्रांसफरिंग ब्रांच है और फोर्थ नंबर पे हमने इसे रिकॉर्ड किया। 1 2 3 4 याद रखना। नाउ फिफ्थ नंबर, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एचओ फॉर जयपुर ब्रांच। जयपुर ब्रांच के लिए एचओ ने कुछ खर्चा किया या फिर एचओ ने जयपुर ब्रांच को कुछ पैसे भेजे, खर्चा करने के लिए कुछ पैसे भेजे। दोनों ही केसेस में ये फिफ्थ नंबर रिकॉर्ड होगा टू कैश और बैंक। जैसे कंसाइनर नहीं खर्चे करता तो कंसाइनमेंट में आप नहीं लिखते टू बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, वैसे ही ब्रांच अकाउंट में टू बैंक, क्योंकि वो खर्चा हुआ है, लेकिन वो खर्चा कहां पे हुआ है, ब्रांच में हुआ है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये फिफ्थ नंबर पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। फिर सिक्स नंबर पे कैश रेमिटेंस बाय जयपुर ब्रांच टू एचओ। जब जयपुर ब्रांच, हम
एचओ को पैसा दे देंगे, जब हम एचओ को पैसा भेजेंगे, भाई हमने क्या किया, ब्रांच ने, एचओ ने हमारे लिए खर्चे किया है, एचओ ने हमको माल भेजा, अब हमने एचओ का माल बेच दिया, तो जो पैसा कलेक्ट हुआ है उस पैसे को हमें एचओ को भेजना है कि नहीं भेजना है, भेजना है। तो वो जो हम कैश रेमिट करेंगे उसके लिए एचओ अपनी बुक में एक एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, सिंपल। तो ब्रांच अकाउंट में लिख दोगे बाय कैश, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये हो गया हमारा 6 नंबर। ओके, 1 2 3 4 5 6। अगेन 1 ओपनिंग एसेट्स, 2 ओपनिंग लायबिलिटीज, 3 जब ब्रांच को माल भेजा जा रहा है, 4 जब ब्रांच माल भेज रहा है, 5 जब पैसा दे रहे हैं ब्रांच को, 6 जब ब्रांच एचओ को पैसा दे रहे हैं। ओके, 7th नंबर पे क्या रिकॉर्ड होगा, क्लोजिंग एसेट्स। 8 नंबर पे क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो ये 7th नंबर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 8th नंबर टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज, और डिफरेंस में आ जाएगा क्या, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो टू जनरल पी एंड एल, नुकसान हुआ तो बाय जनरल पी एंड एल। आपने गौर किया होगा इस पूरे ब्रांच अकाउंट में हमने केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं जो एचओ और ब्रांच के बीच में हो रहे हैं। अगर ब्रांच मतलब हम जयपुर ब्रांच अगर अपने यहां डेटर को माल बेच रहे हैं, अगर मेरा डेटर मुझे मेरे पैसा ला के दे रहा है, मैंने डेटर मुझे माल जो बेचा था मेरे को लौटा रहा है, सेल्स रिटर्न, कोई बैड डेट हो गया, ठीक है ना, कोई मैंने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो ब्रांच अपने ब्रांच डेटर के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे डेटर मेथड, क्योंकि एचओ के लिए ब्रांच क्या है, जस्ट लाइक डेटर है। ब्रांच अपने लेवल पे एचओ के अलावा क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, अपने डेटा से क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें सिर्फ ये 9 पॉइंट्स रिकॉर्ड करने हैं, सिर्फ ये 9 पॉइंट्स। फटाफट मैसेज करके बताओ मुझे कि ये 9 पॉइंट्स याद रहेंगे क्या आपको। ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटीज, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू कैश और बैंक जब पैसा भेजा, बाय कैश और बैंक जब वापस पैसा आ गया, ओके, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटीज एंड जनरल पी एंड एल। बस ये 9 पॉइंट्स, डेटर मेथड के लिए 9 पॉइंट्स और कुछ नहीं। ओके सर, ये रेड कलर से क्या कर रखा है, सारे बच्चे समझ गए होंगे। हाँ जी, सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है जी, मेरे ख्याल से तो। क्यों, क्योंकि हाँ लेट ज्वाइन करने वालों, रिवीजन काय को सिंपली ब्रांच अकाउंट बनाना है और ये 9 पॉइंट्स लिखने। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ साथ और रिवाइज हो जाएगा, टेंशन नहीं। देखो अब सर ये रेड कलर से क्या कर रखा है आपने, किस किस बच्चे को पता चल गया कि सर ये रेड कलर से क्या हो रखा है, कंसाइन, हाँ जानवी, वेरी गुड। कंसाइनमेंट में भी हम किया करते थे, लोडिंग हटाते थे। अगर गुड्स जो कंसाइन किया जा रहा है वो कॉस्टिंग के बजाय कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे किया जा रहा है, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी लोडिंग हटाते थे। तो सुनो, लोडिंग किस किस का हटेगा, ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग हटेगा और आएगा बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। सर ये क्या होता है, मैंने कहा देखो जी, कॉस्टिंग है 100 रुपए की और ब्रांच को जो आप माल भेज रहे हो वो 100 प्लस 20, 120 पर भेज रहे हो, तो 20 रुपए लोडिंग हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, जो भी माल भेजा जा रहा है एचओ और ब्रांच के बीच में वो इनवॉइस वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहा हो। तो हमें क्या करना है, हमें अगर हम यहाँ पे स्टॉक के यहाँ 120 रुपए लिखते हैं तो सामने 20 रुपए लिख के वापस इसे कॉस्ट पे लेके आना होगा। तो 120 लिखा डेबिट साइड, 20 लिखा क्रेडिट साइड, नेट बचा 100, दैट इज कॉस्ट। ओके अच्छा, और किसका लोडिंग हटेगा, तो जैसे ओपनिंग स्टॉक का हटा है वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का भी हट जाएगा। अच्छा, फिर हमने जो माल भेजा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, अगर हमने ये इनवॉइस प्राइस पर भेजा होगा तो इसका भी लोडिंग हटा दोगे बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच के लिए गुड्स एंड टू ब्रांच, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व। ओके, अगर माल हाँ जो आपने ट्रांसफर किया है उसके लिए लोडिंग हटाना हो, आपने भी तो किया था बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, उसके लिए अगर लोडिंग हटाना हो तो ऑपोजिट साइड में टू गुड्स एंड टू ब्रांच, जस्ट ऑपोजिट साइड लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक, दिस वन 4th नंबर, इसके लिए लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व। तो लोडिंग हटाना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये 9 पॉइंट्स मैं रिपीट कर देता हूं, किसी ने मुझे बोला रिपीट करने में, मैं रिपीट कर देता हूं। ओपनिंग एसेट्स, सेकंड नंबर पे ओपनिंग लायबिलिटीज, थर्ड नंबर पे जो एचओ ने ब्रांच को माल भेजा है, ब्रांच को रिसीव हो रहा है, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे चाहे एचओ ने भेजा हो चाहे अदर ब्रांच ने भेजा हो, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। फोर्थ नंबर पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, जब जयपुर ब्रांच वापस गुड्स लौटाए किसको, एचओ को, जयपुर टू एचओ, जयपुर टू अदर ब्रांच, अदर ब्रांच को लौटाओगे तो भी ये माना जाएगा कि जयपुर ब्रांच से पहले एचओ के पास जा रहा है और एचओ से फिर दूसरी ब्रांच के पास जा रहा है। ये रूल याद रखना। अदर ब्रांच को भी अगर आप माल देते हो या अदर ब्रांच से माल लेते हो तो ये माना जाएगा कि अगर ले रहे हो तो अदर ब्रांच से पहले एचओ के पास गया होगा, एचओ से आपके पास आया होगा। आप अगर किसी अदर ब्रांच को दे रहे हो तो आपके पास से पहले एचओ के पास गया होगा, एचओ से अदर ब्रांच के पास गया होगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, कोई डेटर, आपका कोई डेटर है जो आपको माल ना लौटाकर डायरेक्ट एचओ को माल लौटा रहा है, तो भी आप क्या मानोगे कि आपके डेटर ने पहले आपको माल लौटाया है और फिर आपने ब्रांच ने एचओ को माल भेजा है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना। अच्छा, 4 के बाद 5, एचओ जब पैसे भेजता है ब्रांच को। 6, जब ब्रांच वापस अपनी सेल प्रोसीड्स वगैरह का पैसा भेजता है किसको, एचओ को। 7th क्लोजिंग एसेट्स, 8th क्लोजिंग लायबिलिटीज और 9th प्रॉफिट और लॉस। आई होप आपको याद हो गया होगा। नाउ अब पता है हम ये एग्जाम्पल कर सकते हैं जो आपके मॉड्यूल के, आप अपना मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं, आप अपना मॉड्यूल ओपन कर सकते हैं। मॉड्यूल में आपको मैं बता देता हूं कौन सा है, शायद इलस्ट्रेशन नंबर देख लेते हैं एक बार। सिक्स, ओके प्रियल। ठीक है, तब तक आप, हाँ ये रहा पेपर नंबर 5। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ओपन कर लो। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर बताना। हाँ जी, पेज नंबर है 462। 462, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूं बजाय, या फिर आप मुझे नंबरिंग बताते चलना। एक काम करते हैं, पहले डायरेक्ट नहीं बताता, आप मुझे बताना, मैं लिखता चलूंगा। हाँ जी, देखो ये एग्जाम्पल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। वही 9 पॉइंट्स याद रखने और मुझे बताते चलना। ये मैंने फॉर्मेट सेट कर रखा है इन द बुक्स ऑफ एचओ, बट यहाँ पे स्पेस इतना नहीं रहेगा तो मेरे को साइड में लिखना होगा। हाँ जी, कैसे बनेगा, बड़ा ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, पहले तो ये पता करना कि सर ये कैसा है। इसने बोला प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट, जैसे ही ब्रांच अकाउंट बोला मैं समझ गया कि डेटर मेथड है, मैं समझ गया कि डेटर मेथड है। ब्रांच अकाउंट बनाने को बोले ना तो समझ जाना डेटर मेथड। ओके, अब अपने को 9 पॉइंट्स लिखने हैं। दिल्ली ब्रांच अकाउंट बनाना है, बना लेंगे सर, क्या दिक्कत है। दिल्ली ब्रांच अकाउंट रफली कर रहा हूं मैं, आपके पास भी टाइम कम है। दिल्ली ब्रांच अकाउंट, अब इसमें सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होगा, फटाफट से मैसेज करके बताओ मेरे को। सबसे पहले फर्स्ट नंबर
फॉर्मेटिंग याद हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सबसे पहले क्या करोगे सर, ओपनिंग एसेट्स रिकॉर्ड होंगी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, मैंने क्वेश्चन रीड किया, मैंने कहा अच्छा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग डेटा दे रखे हैं, ओपनिंग पैटी कैश दे रखा है, ये अच्छा, और ओपनिंग फर्नीचर भी है, तो ये डेटा मेरे काम आएगा ओपनिंग एसेट्स, मेरा फर्स्ट नंबर मुझे मिल गया। फिर मैंने देखा ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये मेरा सेकंड नंबर मुझे मिल गया, ओपनिंग लायबिलिटीज। फिर थर्ड नंबर क्या आता है, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, तो मैंने देखा अच्छा टू गुड्स एंड टू ब्रांच ये रहा 52,20,000 और एट कॉस्ट दे रखा है, तो लोडिंग का झंझट नहीं है, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ओके, फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, अच्छा ब्रांच इस बार ट्रांसफरिंग है तो फोर्थ नंबर है ये, ब्रांच जब ट्रांसफर करे तो 4 नंबर, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना 78,000। ओके, कस्टमर ने लौटाया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर टू ब्रांच, एचओ को नहीं लौटाया है, किसको लौटाया, ब्रांच को, तो इसमें क्या एचओ का कोई रोल है, मैसेज करके बताओ। कस्टमर ने ब्रांच को माल लौटाया, तो क्या कोई एचओ का रोल है यहां पर? अगर एचओ का कोई रोल नहीं है तो अकाउंटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाली अकाउंटिंग को ही हमें रिकॉर्ड करना है केवल। ओके, नहीं है, ठीक है चिराग रिद्धि, ठीक है, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे ब्रांच अकाउंट में। कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा आया, तो इसमें एचओ क्या करे, कुछ नहीं, इसलिए अभी इसको भी ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसमें भी एचओ क्या करे, अभी कुछ नहीं करेगा, एचओ के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। बैड डेट अगर हुआ है तो ब्रांच जाने, अभी फिलहाल तो एचओ के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। क्रेडिट सेल, आपने उधारी माल बेचा है, एचओ का क्या काम, अभी फिलहाल तो नहीं। कैश सेल्स, कैश में माल बेचा है, अब माल बेचा है तो पैसा आपके पास आया होगा ब्रांच, वो पैसा आपको एचओ को देना है, लेकिन कैश सेल्स का जो ट्रांजैक्शन है फिलहाल तो भैया ये ट्रांजैक्शन से एचओ का कोई लिंक नहीं, आपने अपने लेवल पे कैश में माल बेचा है, हम कैश सेल्स को यहां रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट में। ओके, पैटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ओके ब्रांच ने खर्चे किए हैं, मैंने कहा मैं क्या करूं, एचओ क्या करे, ब्रांच ने अपने लेवल पे खर्चे किए हैं तो किए हैं, हमको ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको करेंगे रिकॉर्ड लेकिन अलग तरीके से। देखो, फिर चेक सेंड टू ब्रांच, अच्छा ब्रांच को पैसा भेजा है, चेक भेजा है खर्चे करने के लिए, किसने भेजा, एचओ ने भेजा है, क्या ये रिकॉर्ड होगा, यस। जब एचओ पैसे भेजता है ब्रांच को तो ये हमारे 5th नंबर पे होता है, हाँ 5th नंबर पे, जब एचओ ब्रांच को पैसा भेजता है तो ये 5th नंबर पे होता है, दिस वन, टू कैश और बैंक। याद आया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको रखना हो तो, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हिसाब से ये रहे नंबरिंग, सारा काम आ जाएगा आपके फिलहाल। ओके डन, चलिए हाँ जी, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 तो है, 6 7 और 8 को भी देखना पड़ेगा और 9 को भी देखना पड़ेगा, बाकी तो मुझे गिवन ही नहीं है। टोटल तो 9 पॉइंट्स थे ना, मेरे को तो 5 पॉइंट मिले, बाकी 6 7 8 9 उनका भी कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, इन 5 पॉइंट्स को तो रिकॉर्ड करते हैं फिर देखा जाएगा। तो आप क्या करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फटाफट आप यहाँ पे लिख दोगे। अब मैं थोड़ा सा फटाफट लिख रहा हूँ, समझा दिया, मॉड्यूल आपके पास खुला हुआ है ही, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप स्टॉक लिख दोगे, मेरे पास भी मॉड्यूल ओपन है, डेटा लिख दूंगा, फिर उसके बाद पैटी कैश का बैलेंस ये लिख दूंगा, ये सारी ओपनिंग एसेट्स में यहाँ पे लिख दूंगा, फर्नीचर यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्टॉक कितना 17,80,000 का, उसके बाद डेटर्स कितने हैं ओपनिंग 1,40,000 के, मॉड्यूल आपके पास है, मैं आपको शो नहीं कर रहा हूं, मॉड्यूल 2500 रुपए, फर्नीचर 60,000 रुपए का। ये मैंने अपना फर्स्ट आइटम रिकॉर्ड कर दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड नंबर पे आता है ओपनिंग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के नाम पे केवल क्रेडिटर्स थे तो हमने क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर दिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 60,000। थर्ड नंबर पे क्या, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच रिसीविंग, इस बार दिल्ली ब्रांच को हम क्या बना रहे हैं, रिसीव, जो उसने कहां से भी किया हो, चाहे एचओ से किया हो चाहे किसी और ब्रांच से किया हो। ओके, तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच क्या क्या आएगा थर्ड नंबर पे, हमने देखा था
रिकॉर्ड किया था हमने 52,20,000 को। थर्ड नंबर पे आप अपने मॉड्यूल में नंबरिंग लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ना, आप अपने मॉड्यूल में लगा लीजिए 1 2 3 4 5। हाँ जी, तो 3 नंबर पे 52,20 और फोर्थ नंबर बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। जब ब्रांच एचओ को माल लौटाए, जब ब्रांच एचओ को माल लौटाए, एक बार होल्ड कर। हाँ जी देखो, तो जब ब्रांच एचओ को माल लौटाएगा तो आप फोर्थ नंबर पे यहां लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितना अमाउंट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच आपने लिखा 78,000। तो ये हो गया 1 2 3 4। नाउ फिफ्थ नंबर पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंसेस। जो एचओ ने पैसा भेजा, तो एचओ ने पैसा भेजा तो टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा भेजा एचओ ने? टू बैंक। देखो, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 3 लाख सैलरी के लिए दिया, 1,20 रेंट के लिए दिया, और पैटी एक्सपेंसेस के लिए कितना दिया? पैटी कैश के लिए कितना दिया? 78,700 दिया। तीनों का टोटल कर दो, 3 लाख प्लस 1,20 प्लस 78,700, टोटल कितना पैसा भेजा? 4,20 और 4,20 और 78,700 ऐड किया तो इट इज 498,700। ये लो जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 चीजें तो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब हमें रिकॉर्ड करना है 6 7 8 9। तो 6 नंबर पे क्या आएगा? बाय बैंक, कि ब्रांच एचओ को कितने पैसे रेमिट करेगा, ब्रांच एचओ को कितने पैसे रेमिट करेगा। ये हमें अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट्स। 7th नंबर पे क्या रिकॉर्ड होता है? क्लोजिंग एसेट्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स में क्या क्या? जैसे ओपनिंग थी स्टॉक, तो इसका क्लोजिंग चाहिएगा। ओपनिंग था डेटर, तो इसका मुझे क्लोजिंग चाहिएगा। ओपनिंग था पैटी कैश, तो इसका मुझे क्लोजिंग चाहिएगा। ओपनिंग था फर्नीचर, तो इसका मुझे क्लोजिंग चाहिएगा। ये चीजें भी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिर 8th नंबर पे क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज ओपनिंग में थी क्रेडिटर्स, तो देखते हैं क्लोजिंग में कितना रहेगा क्रेडिटर्स। और फिर मुझे देखना होगा 9th नंबर पे प्रॉफिट और लॉस। तो अगर प्रॉफिट रहता है तो टू जनरल पी एंड एल, और नुकसान होता है तो बाय जनरल पी एंड एल। बस अब ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो 1 बाय 1 मुझे ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक अकाउंट, डेटर अकाउंट, ये सब अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पैटी कैश अकाउंट और रेमिटेंस के लिए कैश अकाउंट वगैरह, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 अगर मैं अकाउंट बनाऊं स्टॉक अकाउंट, तो देखो अब ये सब मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा। ये बन गया यहां तक ब्रांच अकाउंट खत्म। अब जो बनेगा मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा। तो मेमोरेंडम सबसे पहले बनाता हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ताकि मुझे स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए। तो कैसे बनेगा? स्टॉक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? सर डेबिट बैलेंस होता है। तो कभी भी अगर स्टॉक इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा, स्टॉक डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, तो स्टॉक ओपनिंग बैलेंस कितना देखते चलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर ओपनिंग स्टॉक था 17,80,000, 17,80,000 ओपनिंग स्टॉक। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,80,000। अब मुझे बताते चलो कहां से स्टॉक बढ़ सकता है। ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ने का सोर्स क्या है? सर ब्रांच के पास कहां से माल आया होगा? एचओ से माल आया होगा। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने का माल आया था? मैंने कहा यहां पे लिखा था 52,20,000 का माल आया था। 52,20,000। ओके, और कहीं से माल आया था क्या? कोई अदर ब्रांच से? मैंने कहा नहीं, अदर ब्रांच से कहीं से माल नहीं आया था। अच्छा, फिर स्टॉक का किया क्या तुमने? हमने इस स्टॉक को क्या कर दिया था? कुछ तो लौटा दिया था। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितने का लौटा दिया था? 78,000 का तो एचओ को वापस लौटा दिया था। तो ये माइनस हो गया। और क्या किया होगा तुमने गुड्स का? हमने गुड्स को बेच दिया होगा। ये सब किस पे बन रहा है? एट कॉस्ट। ये सब किस पे बन रहा है? एट कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, माल जो भेजा एट कॉस्ट, रिटर्न किया एट कॉस्ट।
तो अब जो आपने स्टॉक का क्या किया होगा सर, हमने स्टॉक को बेच भी दिया होगा। ओके, बेचा होगा, हाँ जी। कितने का माल बेच डाला तुमने? मैंने कहा देखो जी ऐसा है, हमने है ना माल बेचा था क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, और उसमें से कुछ लौट के भी आ गया, कस्टमर ने यहां पे लौटा दिया था, दैट इज सेल्स रिटर्न। ओके, तो नेट सेल्स बताओ, 7294 प्लस 320 माइनस 57। फटाफट मैसेज करके बताओ मुझे नेट सेल्स कितना है, क्योंकि हम कस्टमर को माल बेच रहे हैं कॉस्ट प्लस 50% पे। मुझे कॉस्ट पता करनी है इसकी, मुझे नेट सेल्स बताओ फटाफट से। 7294 320 ऐड कर दो और माइनस 57 कर दो, कितना आएगा? कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना? ओके मोहित, ओके रिद्धि, हाँ जी। तो मैंने कहा जो स्टॉक का क्या हुआ सर, चला गया, कहाँ चला गया? बेच दिया। उसकी कॉस्टिंग देखनी है, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब किसी को लग रहा होगा कॉस्टिंग क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, अरे भैया सिंपली स्टॉक का हिसाब देना है। स्टॉक अगर आता है तो डेबिट साइड, स्टॉक अगर अपने पास से जाता है तो क्रेडिट साइड, और केवल क्या, उसकी कॉस्टिंग का हिसाब देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने माल जो बेचा, कितने का मैंने माल बेचा? मैंने कहा 7294 का मैंने क्रेडिट सेल्स किया, 3,20,000 का मैंने कैश सेल्स किया, उसमें से लौट के कितना आ गया? 57,000 लौट कर आ गया है, ये नेट सेल्स है। और आप सेल्स कैसे करते हो? कॉस्ट प्लस 50%, मतलब ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है। अपने को इसको कॉस्ट पे लेके आना है। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 50,38,000, 50,38,000। हाँ सौरभ, तो हमारा पास ओपनिंग में था 87 और मिल गया ब्रांच को 5220, उसमें से 78 का लौटा दिया और 50,38,000 का माल बेच दिया है, कॉस्टिंग का माल। अब अपने पास लास्ट में बचा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितने रुपए का? ये हमारे पास बचा है 18,84,000 का माल। और ये क्लोजिंग वैल्यू लिखने के लिए ही मैंने ये अकाउंट बनाया था, 18,84,000, सिंपल। अब ऐसे ही मैं डेटर के लिए क्लोजिंग वैल्यू निकाल लूंगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट आज तक बहुत बार बनाया है तुमने, सेम वैसा ही डेटर अकाउंट बनेगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेटर भी हमारी एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर डेटर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, कम होगा तो क्रेडिट साइड में। ओपनिंग डेटर्स कितने हैं सर? ओपनिंग डेटर्स हैं 140 के, 140 के, तो मैं यहां लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 140। उसके बाद डेटर कैसे बढ़ सकते हैं तुम्हारे? सर डेटर तो माल बेचेंगे तब बढ़ेंगे, तो टू सेल्स, कितने रुपए का माल बेच दिया तुमने? क्रेडिट सेल्स कितने रुपए का था? 7294, 7294 का क्रेडिट सेल्स था। ओके, इससे तुम्हारे डेटर बढ़ गए होंगे। अब डेटर कम कैसे होते हैं? सर डेटर कम का तो ऐसा है कि अगर हमारा पैसा डुबा दे तो कम हो जाए, अगर हम उन्हें कोई डिस्काउंट अलाउ कर दें तो डेटर का बैलेंस कम हो जाए, अगर डेटर हमको कुछ पैसा ला के दे दें तो डेटर का बैलेंस कम हो सकता है। अच्छा, डेटर हमें कोई हमारा बेचा हुआ माल हमें लौटा दे तो डेटर का बैलेंस कम हो सकता है। ये डेटर्स कम होने की निशानी है। तो क्वेश्चन में देखो बैड डेट कितना, बैड डेट है 10,000 रुपए का। डिस्काउंट अलाउड देखो क्वेश्चन में कितना, 5,000 रुपए का। पैसा कितना आया, कुछ लिखा है क्या? डेटर से चेक करता हूं कि पैसा कितना आया, लिखा हुआ है क्या? हाँ सर ये रहा। सेल्स रिटर्न तो 57 का और कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर 6110, ये दोनों भी लिख देता हूं। 6110 पैसा आया है डेटर से, 6110। ओके, और सेल्स रिटर्न था 57,000 का। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से डेटा का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया है। ओके, तो अब देख लो भैया डेटा का बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना अमाउंट, 12,52,000। कोई दिक्कत? बड़ा आसान है, स्टॉक बढ़ा डेबिट साइड लिखना, स्टॉक कम हुआ क्रेडिट साइड लिख देना, कॉस्ट।
और डेटर बढ़ा डेबिट साइड, डेटर्स कम हुए क्रेडिट साइड, बड़ा आसान है। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को भी मैंने इसलिए फाइंड आउट किया है ताकि इस 1252 को मैं यहां लिख सकूं, 1252 डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे जानना है पैटी कैश का और फर्नीचर का। तो फर्नीचर का तो बड़ा आसान है। कैसे सर? फर्नीचर 60,000 और अपने क्वेश्चन में लास्ट में देखो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन के लिए बोल रखा है। फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 10% डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो 60,000 है और 60,000 पे अगर 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो बचेगा कितना सर? 60,000 है और डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10%, मतलब 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, मतलब 54,000 का क्लोजिंग फर्नीचर। ये भी हो गया। बस पैटी कैश और बता दो, पैटी कैश और ये बैंक कैश अकाउंट बना लूंगा मैं, उससे मेरा काम हो जाएगा। और क्रेडिटर्स का कैसे होगा? मैंने कहा क्रेडिटर्स का कोई ट्रांजेक्शन था क्या, कुछ भी उधार खरीदा वगैरह? मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ओपनिंग जो क्रेडिटर्स है ना वही हम क्लोजिंग में लिख देंगे 60,000। अब मुझे चाहिए सिर्फ दो आइटम, एक तो रेमिटेंस, एक पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। रेमिटेंस और पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, काम हो जाएगा। इसके लिए मुझे बनाने हैं क्या? मेमोरेंडम, पैटी कैश अकाउंट, और एक साथ ही साथ बना लूंगा मेमोरेंडम कैश अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश अकाउंट एक तो होता है मेन कैश और एक होता है पैटी कैश, छोटा छोटा खर्चा करने के लिए। तो पैटी कैश का तो ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट ब्रांच कैश में एज सच कोई बैलेंस नहीं था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं था। कितना था पैटी कैश का बैलेंस? मैंने कहा देखो ये ओपनिंग एसेट, इसमें पैटी कैश ये रहा 2500 रुपए था, तो मैं यहां लिख देता हूं 2500। ब्रांच कैश में ओपनिंग कुछ भी नहीं था। अब मुझे बताओ पैसा आएगा तो प्लस वाली साइड, ये वाला डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड। वैसे ही सेम पैटी एक्सपेंसेस में भी पैसा आएगा पैटी कैश में तो प्लस डेबिट साइड, और पैसा जाएगा तो माइनस, ओके, क्रेडिट साइड। ब्रांच कैश, तुमको क्या लगता है ब्रांच के पास पैसा कहां कहां से आया होगा? मैंने कहा देखो जी ब्रांच के पास पैसा आने के सोर्सेज क्या क्या हैं। ब्रांच के पास पैसा आया होगा एचओ से, खर्चे करने के लिए। हाँ सर आया तो था। कितने आए थे एचओ से? सर एचओ से ना सैलरी के लिए आया था, रेंट के लिए आया था और पैटी कैश के लिए आया था। ओके, कितना आया था टोटल? 498,700। किसी को इस अमाउंट में दिक्कत हो तो बता देना। 3 लाख और 1,20 और शायद 78,700, दिस वन 3 लाख 1,20 और 78,700। 498,700 किसने भेजा था? एचओ ने भेजा था, तो ब्रांच के पास पैसा बढ़ गया होगा। अच्छा, और पैसा कहां से आया होगा? कैश में माल बेचा उससे आया होगा। डेटर से भी तो पैसा आया होगा 61,10,000, ये डेटर से पैसा आया होगा, तो इनको भी रिकॉर्ड कर लो। ओके, तो पैसा आने के क्या क्या सोर्सेज आपको याद रखना पड़ेगा ना। पैसा कहां कहां से आ सकता है? एचओ दे सकता है, कैश सेल से आ सकता है, अपने डेटर से आ सकता है, टू ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर से कितना आया था? 61,10,000। अच्छा, फिर पैसा लगा कहां कहां पे? तो पैसा लगने का तो ऐसा है कि इसमें सैलरी का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया। सैलरी कितनी? 3 लाख की, रेंट कितना? 1,20 का, और हमने क्या किया? पैटी एक्सपेंसेस पे भी खर्चा किया। तो मैंने इस कैश को पैटी कैश में ट्रांसफर कर देना है, याद रखना। ब्रांच पैटी कैश, जब पैटी एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसा मिले तो पहले मेन कैश में डालो और उस मेन कैश से पैटी कैश में ट्रांसफर कर दो। याद रखना, मेन कैश से पैटी कैश में ट्रांसफर कर दो। तो मेन कैश में पहले ये 498,700 में पैसा आ गया, अब पैटी कैश में ट्रांसफर कर दिया। कितना आया था? 78,700 आया था क्या? हाँ सर 78,700 आया था, इसको पैटी कैश में ट्रांसफर कर दो। तो उस 498,700 का हिसाब हो गया। फिर और पैसे का क्या किया? मैंने कहा और पैसे का क्या करूंगा, अपने पास नहीं रखना होता, ब्रांच को अपना पैसा एचओ को भेज देने का। तो बाय एचओ, ये मैंने एचओ को रेमिट कर दिया और मेरे पास वो 6 नंबर पॉइंट आ गया। कितना पैसा भेजा? 64,30,000। ये 6 पॉइंट जो मेरे को नीड था वो आ गया है 64,30,000, ये वाला अमाउंट।
दिस वन 64,30,000 कि एचओ को हमने कितने रुपए भेजे। कैसे पता चला? ये कैश अकाउंट बनाकर कितना मेरे पास पैसा आया, उसमें से कितना लग गया। अब पैटी कैश की बात करता हूं। पैटी कैश में मैंने अभी कितने रुपए ट्रांसफर किए? ये सर मेन कैश से मैंने पैटी कैश में 78,700 ट्रांसफर किए हैं। तो मैंने पैटी कैश में बढ़ गया मेरा पैटी कैश। कहां से आया पैसा? मेन कैश से 78,700। उसमें से तुमने कुछ खर्चे वर्चे किए हैं क्या? हाँ किए ना, पैटी एक्सपेंसेस कर दिए जिससे कैश कम हो गया। पैटी एक्सपेंसेस कितने रुपए के थे? सर पैटी एक्सपेंसेस थे हमारे 80,000 रुपए के। 80,000 रुपए, क्वेश्चन में चेक करो, पैटी एक्सपेंसेस 80,000 लिखा हुआ है। ओके 2500 ओपनिंग में था तुम्हारे पास, 78,700 और मिल गए तुमको, उसमें से 80,000 का खर्चा कर दिया। अभी भी कितना बच रहा है तुम्हारे पास? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब तुम्हारे पास 1200 रुपए बच रहे हैं और ये 1200 रुपए तुम कहां लिख दोगे? यहां पर 1200 फिक्स पैटर्न है। और अब डिफरेंस में आ जाएगा जनरल पी एंड एल प्रॉफिट 19,98,000 बैलेंसिंग फिगर टोटल। बोलो समझ में आया क्या? टोटल 9 पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं, टोटल 9 पॉइंट्स है। फटाफट मैसेज करके बताओ क्या आप डेटर मेथड कर पाओगे? क्या आप डेटर मेथड कर पाएंगे? 9 पॉइंट्स क्या कुछ हेल्पफुल रहा ये वाला समझाना? 9 पॉइंट्स लिख देना और उनके लिए चीजें फाइंड आउट करनी है। स्टॉक का क्लोजिंग नहीं दे रखा, फाइंड आउट कर लो। डेटा का क्लोजिंग नहीं दे रखा, फाइंड आउट। अच्छा, और क्लोजिंग दे रखा हो तो फिर फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं रहेगी। हमें तो वही 9 पॉइंट्स याद कर लेने और कुछ नहीं। ओके, रिद्धि, प्रियल और चिराग ने कहा हाँ सर याद हो जाएगा। और बाकी के लोग? ओके, बजंग ने भी कहा हाँ। सौरभ कह रहा है सर लोडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी फिलहाल तो लोडिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। लोडिंग वाला क्वेश्चन आएगा, मैं बताता हूं। चलिए, इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका सेम है, लेकिन इस बार क्या कर रखा है? 2 लाइंस और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कस्टमर टू एचओ और कैश रेमिटेड बाय ब्रांच कस्टमर टू एचओ। इनका क्या होगा? जो अभी क्वेश्चन पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन, बस 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। मैंने कहा फिर इनका क्या होगा? मैंने कहा इनके लिए ध्यान से सुनना। कस्टमर ने एचओ को लौटाया। ओके, तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ब्रांच डेटर ने किसको दिया? क्या? गुड्स। ब्रांच डेटर ने पहले किसको दिया होगा? डायरेक्ट एचओ को? नहीं, ब्रांच डेटर ने दिया होगा ब्रांच को और फिर ब्रांच ने भेजा होगा एचओ को। अकाउंटिंग के लिए ये मानना। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सर ब्रांच डेटर अकाउंट में हमें इसे सेल्स रिटर्न ट्रीट करना होगा। ओके, ब्रांच डेटर में हमें इसे सेल्स रिटर्न ट्रीट करना होगा। एक सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी था 57 का, एक और सेल्स रिटर्न हो गया है, तो इस बार 2 सेल्स रिटर्न हो गए हैं। हाँ जी, सेल्स रिटर्न कितने का? 12,000 रुपए का। माल कितने का लौटाया उसने? 12,000 रुपए सेल वैल्यू का। अब ये माल ब्रांच के पास है और ब्रांच किसको देगा? एचओ को। ब्रांच तो एचओ को किस पे देगा? कॉस्ट पे देगा ना। जब वो हमको कॉस्ट पे दे रहा है तो हम भी उसको कॉस्ट पे लौटाएंगे। ओके, तो ये वाली एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी? ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप लिखते हो जब आप गुड्स ट्रांसफर करते हो। तो ब्रांच गुड्स ट्रांसफर करा है तो यहां पे आएगा ट्रांसफर्ड टू एचओ ब्रांच अकाउंट के अंदर। कितने रुपए? सर ये 12,000 है, बट ये तो क्या है? सेल वैल्यू है। 150 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ रहा है देखो? कॉस्टिंग 8,000 रुपए। 8,000 रुपए। 2 अकाउंटिंग होगा। 2 तरीके से, एक ही ट्रांजेक्शन को 2 ट्रांजेक्शन मानना कि ब्रांच डेटर ने ब्रांच को माल लौटाया, दैट इज सेल्स रिटर्न। आप सेल्स रिटर्न को जहां जहां आप लिखते हो डेटर अकाउंट में आएगा, और स्टॉक अकाउंट में भी वो जो बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, उसमें सेल्स रिटर्न आपने कैलकुलेट किया था नेट सेल्स कि कितने का माल बेच दिया, कितने की कॉस्टिंग का माल बेच दिया,
उसके लिए भी आप वहां सेल्स रिटर्न लेस करोगे, दो जगह लेस करोगे, ठीक है, अभी बता दूंगा। और फिर उसके बाद ब्रांच ने एचओ को लौटाया, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, दो और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं एट ए टाइम। फिर यहाँ पे कैश रेमिट किया जा रहा है, ये भी ब्रांच के डेटर ने, हम ये मानेंगे एचओ को दिया ना, तो हम ये मानेंगे ब्रांच के डेटर ने पहले ब्रांच को दिया, फिर ब्रांच ने एचओ को दिया, इसके लिए भी दो ट्रांजेक्शन होंगे। तो पहले तो ब्रांच डेटर में आप लिखना कि भैया ब्रांच डेटर से इतना पैसा आया है, कितना, 2,80,000 रुपए। फिर हम क्या लिखेंगे कि ये पैसा हमने किसको दे दिया, एचओ को दे दिया, कितना, 2,80,000 रुपए। तो इसको भी दो तरीके से आप रिकॉर्ड करना। तो कैश अकाउंट में भी आएगा कि 280 आया और 280 चला गया। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूं तो कहां कहां चेंज आएगा, ध्यान से, उसी के अंदर अगर मैं चेंज करूं तो कहां कहां चेंज आएगा। मैंने कहा देखो जी, पहले इनको देखते हैं, स्टॉक अकाउंट को। मैं कहा स्टॉक अकाउंट में कोई चेंज आएगा क्या? मैंने कहा हाँ, हमने जो माल बेचा था, हमारे पास स्टॉक था ओपनिंग 70-80 का, फिर हमारे पास 52-20 का और आ गया, 78 का हमने किसको लौटा दिया, हमने 78,000 का। अब इसमें दो चार जगह लिखना पड़ेगा आपको, स्टॉक अकाउंट के अंदर भी दो चार जगह कैसे लिखना पड़ेगा देखो, या फिर आप सिर्फ नेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 52-20 का था और आपने उसमें से 78 का तो लौटा दिया ब्रांच। अब आपने जो माल बेचा था, जो आपने माल बेचा था उसमें से भी तो 12,000 का लौट कर आ रहा है, तो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे ना, उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आपकी जो सेल्स रिटर्न की तरह अगर आप उसे रिकॉर्ड करोगे, सेल्स रिटर्न की तरह अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो आप यहां दिखाओगे कि 12,000 का तो माल लौट कर आ गया। तो एक्चुअली जो स्टॉक था 70-80, फिर हमको एचओ ने भेजा 52-20 का, हमने एचओ को उसमें से 78 का बेच दिया। हमने माल बेचा था 72-94 प्लस 320 का, माइनस 57 का तो पहले ही लौट के आ गया था, और अभी 12 का एचओ को डायरेक्ट लौटा दिया, तो वो भी हम सेल्स रिटर्न ट्रीट कर रहे हैं। अब देखो इंटू 100/150 करके कितना आ रहा है, अब देखो 100/150 करके कितना आ रहा है, यहां पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है 100/150 करके, फटाफट बताओ। 72, हाँ जी, 320 प्लस 72-94 माइनस 57 माइनस 12 इंटू 100/150। ओके चंदन, 50,30,000 रुपए का। तो हमारा जो मेन माल बेचा हुआ है वो कितने का है, 50,30,000 रुपए का। लेकिन एक तो ये हो गया कि हमने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। अब एक क्या था, ये माल डेटर ने एचओ को दिया, तो डेटर ने हमें दिया, उसका तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने भी तो एचओ को दे दिया, हमने भी तो एचओ को दे दिया, तो ये हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हमारे पास से स्टॉक कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भैया सिर्फ 78,000 नहीं लौटाया है, वो जो 8,000 का माल है ना वो भी लौटाया है। 8,000 कहां से आया सर? 12,000 इंटू 100/150, 12,000 इंटू 100/150। तो चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे दिखा दो, 78,000 प्लस 8,000, और 8,000 कैसे आया है? ये 12,000 इंटू 100/150। ओके, तो दो जगह रिकॉर्ड हुआ। ब्रांच डेटर ने जब एचओ को लौटाया तो एक तो हमारे लिए वो सेल्स रिटर्न, तो हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट किया। दूसरा वो हमारे लिए क्या है, हमने एचओ को माल भेजा तो हमारे पास से स्टॉक ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो हमने जैसे पहले एचओ को भेजा था तो 78 रिकॉर्ड किया था, वैसे ही 8,000 भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, और अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस सेम 18,84,000, 18,84,000। अच्छा, डेटर अकाउंट में कोई चेंज आएगा क्या? मैंने कहा आएगा, क्यों नहीं आएगा ना, डेटर नहीं तो माल लौटाया है, डेटर ने पैसे भी दिए अपने को। अच्छा, तो डेटर में क्या आएगा सर? सेल्स रिटर्न जो पहले से 57,000 का था, अब वो सेल्स रिटर्न हो गया है, पहले तो सिर्फ 57 था, अब वो 12,000 का माल डायरेक्ट एचओ को दे रहा है, वो भी तो सेल्स रिटर्न है, तो ये प्लस 12,000 ये भी सेल्स रिटर्न में काउंट हो जाएगा। ओके,
और वो 2,80,000 का पैसा जो ब्रांच का डेटर डायरेक्ट एचओ को दे रहा है, मैंने ये माना कि ब्रांच का डेटर पहले मुझे देगा और फिर मैं एचओ को दूंगा, तो वो मेरे पास पैसा आ रहा है कितने रुपए, 2,80,000। तो बाय कैश में मैं ये 2,80,000 और लिखूंगा, हालांकि एचओ को मिले हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा ब्रांच के डेटर ने मुझे दिए, मैं दूंगा एचओ को, तू कौन होता है देने वाला, तो 280 ये भी रिकॉर्ड करूंगा। ऐसा करने पर मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1252 की जगह कितना आ जाएगा, 9,60,000। 1252 में से दो वैल्यू और हटा दोगे, 9,60,000। ये दो चेंजेस हो रहा है, मतलब वो जो दो ट्रांजेक्शन ऐड हुए हैं उनकी अकाउंटिंग करनी है, वो दो ट्रांजेक्शन स्पेशल है, बस हर एक ट्रांजेक्शन की दो दो अकाउंटिंग हो रही है, दो जब तरीके से उसे दिमाग में रखा जा रहा है। वो हमारे लिए सेल्स रिटर्न भी है, गुड्स के केस में देखा जाए तो सेल्स रिटर्न हो गया, और फिर उसके बाद वो माल हमने स्टॉक एचओ को लौटा दिया। अच्छा, अगर हम ये देखें डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया कैश में, कैश के लिए देखेंगे कि भैया वो कैश 280 का क्या हुआ है कि कैश ब्रांच डेटर ने हमें लौटाया और अब हम क्या करेंगे, एचओ को लौटाएंगे। तो भैया कैश में चलते हैं, कैश में क्या झमेला है, मैं कहा कैश में क्या होगा, कैश में ये है कि वो 280 के रुपए 2,80,000 जो डायरेक्ट एचओ को दिया जा रहा है, रिकॉर्ड करना चाहो तो कर लो कि ये 280 भी डेटर से आ रहे हैं और आप ये 280 भी किसको दे रहे हैं, एचओ को दे रहे हैं, प्लस 280। ओके, इस बार एचओ को आप कितना दे रहे हैं, 2,80,000। ब्रांच के डेटर ने एचओ को दिया, बट आप क्या मान रहे हो, ब्रांच के डेटर ने आपको दिया दिस वन, और आपने एचओ को दिया दिस वन 280। सिंपल। अच्छा सर, फिर तो ये 6 नंबर बदल जाएगा, मैंने कहा हाँ ये 6 नंबर बदल जाएगा, रेमिटेंस एचओ वाला और डेटर वाला क्लोजिंग बैलेंस भी बदल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, तो डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, 9,60,000, 9,60,000। और रेमिटेंस भी बदल गया, रेमिटेंस में 280 और जुड़ गए, 280 और जुड़ गए, 6430 प्लस 280। अच्छा, और कोई चेंज आया क्या, मैंने कहा हाँ आया ना, और भी चेंज आया। क्या चेंज आया, इसके बाद ये चेंज आया कि बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच में सिर्फ 78 नहीं था, हमने माल 78 का तो लौटाया और 8,000 का और लौटा दिया, ये भी चेंज आ गया। इस तरीके से पूरा चेंज हो जाएगा ये, और फिर आपके पास जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा यहां पर 19,94,000, 19,94,000 आ जाएगा। कुछ समझ में आया ये वाला चीज, बोलो। सेकंड वाला आप प्रॉपर अकाउंटिंग करोगे ना, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रॉपर करोगे तो आ जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसका इंपैक्ट कहां कहां आएगा, इसका इंपैक्ट कहां कहां आएगा, उन दो लाइंस का इंपैक्ट। वापस सुनना, जब ब्रांच का डेटर एचओ को गुड्स भेजता है तो हम ये मानेंगे कि ब्रांच डेटर ने वो गुड्स पहले ब्रांच को भेजा, फिर वो ब्रांच ने एचओ को भेजा। इस क्वेश्चन में वो वैल्यू था 12,000 रुपए, तो हमने कहा अच्छा सेल्स रिटर्न तो हुआ है 12 का, और फिर अब ब्रांच एचओ को पैसे भेज रहा, गुड्स भेज रहा है कितने का, वो तो कॉस्ट पे भेजेगा, तो 100 डिवाइड बाय 150 कितने का, 8,000 रुपए का। अच्छा, इसके कहां कहां अकाउंटिंग होगे सर, सेल्स रिटर्न जहां जहां रिकॉर्ड होता है वहां वहां ये सेल्स रिटर्न 12,000 रिकॉर्ड होगा। कहां कहां रिकॉर्ड हुआ था सर, एक तो स्टॉक अकाउंट में हुआ था, बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल्स रिटर्न जहां लेस करते हैं, एक स्टॉक अकाउंट में। दूसरा क्योंकि सेल्स रिटर्न है तो डेटर अकाउंट में भी होगा, ये लो जी दूसरा सेल्स रिटर्न। ओके, 12,000 आप वहां पर भी रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ब्रांच जब एचओ को पैसे 8,000 का माल भेज रहा है तो कहां कहां रिकॉर्ड होगा सर, एक तो स्टॉक अकाउंट में, एक तो स्टॉक अकाउंट में क्योंकि स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरा ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो जब भी आप एचओ को माल लौटाते हो, जब भी आप ट्रांसफरिंग ब्रांच की सिचुएशन में होते हो तब आप ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 8,000, तो ये दो जगह आ गया। अच्छा नेक्स्ट, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
उसके बाद पैसे की बात करते हैं। ब्रांच का डेटर क्या कर रहा है, एचओ को कैश दे रहा है, कितना, 2,80,000। तो हम क्या मानते हैं कि ब्रांच का डेटर ब्रांच को पैसे भेज रहा है और ब्रांच फिर एचओ को भेज रहा है। ओके, कैश, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कहां पे आएगा, ये 2,80,000। ऑब्वियसली ये दोनों जगह 2,80,000 होगा। सर डेटर अकाउंट में आएगा ना, डेटर अकाउंट के अंदर आप लिखोगे बाय, डेटर से पैसा आया तो बाय बैंक, ऑब्वियसली ब्रांच क्या रिकॉर्ड करेगा, बाय बैंक। अच्छा, कैश अकाउंट में भी तो जाएगा, हाँ सर कैश अकाउंट में भी जाएगा, कैश आया ना तो कैश अकाउंट में भी जाएगा। भाई स्टॉक आया था तो स्टॉक और डेटर एडजस्ट हुआ था, कैश आया तो कैश और डेटर एडजस्ट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट में ब्रांच कैश में भी आप दिखाओगे 280 आ गया है टू डेटर से। फिर ये कैश आप क्या कर रहे हो, रेमिट कर रहे हो, कैश रेमिटेड, वो अपने आप आ जाएगा। वो कैश अकाउंट आप बनाओगे उसमें कैश रेमिटेड में अपने आप बैलेंसिंग फिगर आया था, वहां पर ये 280 अपने आप जुड़कर आ गया था 280। तो ये कैश रेमिटेड जो पहले भेजा करते थे उसमें ये और ऐड हो जाएगा। तो कैश रेमिट करने पर आप क्या करते थे, एक तो कैश अकाउंट में आया ही आया था आपका, कैश अकाउंट में आपने दिखाया था बाय एचओ, और दूसरा सेकंड नंबर, दूसरा कहां पे, जब एचओ को रेमिट करते हो तो ब्रांच अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जी, एक आपके और एचओ के बीच में ट्रांजैक्शन जब भी होता है ब्रांच, तब ब्रांच अकाउंट तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से। क्या आप डेटर अकाउंट के 9 पॉइंट्स लिख पाएंगे, क्या मैं रिपीट करवाऊं पूरा, या हो गया डन, बोलो डन। ओके जी, रिद्धि का तो हो गया, बजरंग का भी हो गया। क्या मैं मानूं कि डेटर अकाउंट अगर आए चंदन, ओके, तो हम कर सकते हैं। ये 2 चीजें और लिख लेना बस, और रटने की जरूरत नहीं है, वो 9 पॉइंट्स ही है। और सिंपल स्टॉक अकाउंट, स्टॉक बढ़ा डेबिट साइड, कम हुआ क्रेडिट साइड, डेटर बढ़ा डेबिट साइड, कम हुआ क्रेडिट साइड। आपको अभी मिक्स हो गया होगा, हो सकता है, बट अलग अलग आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो प्रॉपर्ली हो जाएगा। ओके सर, अब चिराग ठीक है, तो हो जाएगा। ये था डेटर मेथड, बहुत आसान था। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो तो बहुत इजी है। देखो, अगर ये यहाँ पे आपको ब्रांच अकाउंट बनाने को बोला है, डेटर मेथड है, बड़ा आसान है। स्टॉक और डेटर का ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये परचेज नहीं है एक्चुअली, ये पैटी कैश है। आपके मॉड्यूल में भी अगर सही नहीं कर रखा है तो इसे सही कर लेना। जितनी भी ओपनिंग एसेट है डेबिट साइड में, पहला पॉइंट। गुड सेंड टू ब्रांच 3 नंबर पे, बट इस बार क्या है, आईपी पे है। ओके, और आईपी कैसे डिसाइड हो रहा है, कॉस्ट प्लस 25%। मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपए है, लोडिंग 25 रुपए और 125 रुपए का इनवॉइस प्राइस है। पहले हम अकाउंटिंग देख लेते हैं। 1-3 रिटर्न, रिटर्न के लिए रिटर्न कर रहे हो, ये लो जी 4 नंबर। कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सर ये दोनों चीजें है ना ब्रांच अकाउंट में नहीं आती हैं, क्योंकि कैश सेल्स कर रहा है तो ब्रांच अपने लेवल पे कर रहा है, एचओ को कोई लेना देना नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर तो ब्रांच को रिसीव हुआ है, अभी एचओ का कोई लेना देना नहीं, एचओ को तो केवल कितने पैसे भेज रहे हो उससे लेना देना है। 6 नंबर पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद बैड डेट, मैंने कहा बैड डेट अपने लेवल पे तुम जानो, डेटर अकाउंट में लिख देना। अलाउंसेस तुम डेटर अकाउंट में लिख देना। सेल्स रिटर्न तुम डेटर अकाउंट में लिख देना। चार्जेस सेंट टू बैंक, इसके लिए आप यहाँ पे करेक्ट करो, चार्जेस नहीं, या चार्जेस भी ठीक है और ठीक है चलेगा, चार्जेस भी चलेगा। चेक सेंड टू, चार्जेस तो सही है, चार्जेस सेंड टू ब्रांच, यहाँ करेक्ट करो, बैंक नहीं ब्रांच। आपके मॉड्यूल में भी गलती है, सही कर लेना। तो ब्रांच को पैसा भेजा, कौन से नंबर पे आता है, ब्रांच को जो पैसा भेजते हैं 5 नंबर पे आता है। किन किन चीजों के लिए भेजा, पैसा भेजा, ये रहा जी 5 नंबर। तो 1 मिल गया, 2 है ही नहीं, ओपनिंग लायबिलिटी मिला ही नहीं मेरे को। 3 नंबर मिल गया जो मैंने पैसा माल भेजा। 4 नंबर मिल गया जो माल वापस एचओ को भेजा। ओके, 5 नंबर मिल गया जिसके लिए हमने पैसा भेजा। 6 नंबर होता है रेमिटेंस, की ब्रांच ने एचओ को कितना भेजा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ब्रांच ने एचओ को कितना भेजा। देख लेंगे, कैश अकाउंट बना लेंगे, कैश अकाउंट बना के पता चल जाएगा हमारे पास जितना पैसा है ब्रांच के पास वो सारा किसको भेजा, एचओ को भेजा, और क्या। अच्छा,
फिर 7 नंबर पे आता है क्लोजिंग एसेट्स। ये रही जी 7 नंबर पे क्लोजिंग एसेट। इस बार हमें क्लोजिंग एसेट्स को कैलकुलेट नहीं करना, हमें स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता करना, डेटर अकाउंट नहीं बनाना, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता करना, पेटी कैश नहीं बनाना, क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता करना। सिंपल और आसान हो गया क्वेश्चन। 7 नंबर, 8 नंबर है ही नहीं, जब ओपनिंग लायबिलिटी नहीं था तो क्लोजिंग कैसे हो जाएगा। 9th नंबर पे जनरल पिंडल आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट रेमिटेंस। अब आप चाहें तो भले ही डेटर अकाउंट वगैरह बना ले, अदरवाइज सिर्फ रेमिटेंस कैलकुलेट करने के लिए कैश का हिसाब किताब देख लो भैया, कैश का हिसाब किताब देख लो। पेटी कैश तो ओपनिंग में भी 1000 था और क्लोजिंग में भी 1000 है, टेंशन नहीं। कैश का अगर हिसाब किताब देखें तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं था, देखते चलना, ओपनिंग बैलेंस कैश में कुछ नहीं था, अकाउंट नहीं बना के ऐसे भी लगा सकते हो। फिर पैसा कहां से आता है सर, पैसा आता है एचओ से। एचओ ने मुझे पैसे दिए खर्च करने के लिए, कितने दिए, 3 और 8 11 और 1 12, लेकिन ये तो मैंने खर्च कर दिए, टैक्सेस दे दिए, सैलरी दे दिया, खर्चे हो गए, ये तो आया और गया बस। अच्छा और कहां से पैसा आया होगा सर, और माल बेचने से आया होगा। कैश सेल्स कितना, 12,000 रुपए की कैश सेल्स, ओके। और डेटा से कितना आया, डेटा से सर 30,000 रुपए आ गए, ओके। तो आपके पास टोटल है अभी 42,000, इनको क्या करोगे, दे दो एचओ को 42,000। अपने मॉड्यूल में देखो, चेक करो 6 नंबर पॉइंट, और मुझे फटाफट से यस लिखो, क्या यही 42,000 रुपीज ही है क्या वहां पर, बाय बैंक 42,000 लिखा हुआ है क्या, 12 और 30 अलग अलग लिखा हुआ है, हाँ जी 12 और 30 अलग लिखा हुआ है। अपन तो सिर्फ बाय बैंक लिख देंगे, रेमिटेंस 42,000, क्योंकि कैश अकाउंट अलग से बना रहे हैं ना अपन तो, या अकाउंट नहीं बना रहे तो इस तरीके से डिटेल दे रहे हैं कि भैया हमारा कैश का क्या होगा, ओके। वही 9 पॉइंट्स है, नंबरिंग लगा लो फटाफट से अपनी ब्रांच अकाउंट में आंसर के अंदर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 नहीं है। अच्छा सर लोडिंग कौन हटाएगा, लोडिंग जब भी हो लोडिंग हटाओ। लोडिंग कैसे हटेगा, ओपनिंग स्टॉक के लिए लोडिंग हटेगा, ओपनिंग स्टॉक के लिए 12,500 है ना, लोडिंग कैसे हटता है, ये 12,500 किस पर है सर, ये 12,500 है ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इनवॉइस प्राइस, कितना इनवॉइस प्राइस 125, तो 125 से डिवाइड करो और 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लोडिंग आ गया। सेम शुड बी डिवाइडेड, 125 मल्टीप्लाई लोडिंग कितना 25 रुपए, तो 12,500 डिवाइड बाई 125 इंटू 25 किया, बाय स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, बाय स्टॉक रिजर्व। ऐसे ही और अच्छा किस किस का लोडिंग हटाना है सर, 12,500 का हटा दिया, बाय स्टॉक रिजर्व। ये जो माल भेजा उसका हटा देंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, इसका भी हटा देंगे सर 5,000 का, इसका डेबिट साइड में हट जाएगा, ऑपोजिट साइड में 5,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 टू गुड्स एंड टू ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक का भी हट जाएगा ऑपोजिट में, टू स्टॉक रिजर्व 15,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। बोलो लोडिंग में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, जो भी माल ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और जो माल एचओ ने ब्रांच को भेजा या ब्रांच ने एचओ को भेजा, सबका लोडिंग हटेगा। तो मेरे ख्याल से अगर डेटर मेथड आता है तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आई होप 9 पॉइंट्स है, रट जाओ। और उसके लिए आपको जो जो चीजें कैलकुलेट करनी पड़े, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का कोई क्लोजिंग बैलेंस, कैश का कोई बैलेंस, कैश का बैलेंस क्यों कि एचओ को कितना पैसा भेजा, वो सब आप कर पाओगे। हाँ जी, अब देखते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड। सर ये बड़ा खतरनाक था, अरे कोई खतरनाक नहीं था, ये भी डिपेंडेंट ब्रांचेस का ही है। डिपेंडेंट ब्रांचेस में स्टॉक एंड डेटर मेथड देखो, वहां पे तो क्या हो रहा था, सिर्फ एक ब्रांच अकाउंट बनाना था और हद से हद गुड्स एंड टू ब्रांच बोलेंगे, वो उसी का डबल एंट्री सिस्टम में हो जाएगा। बाकी सब मेमोरेंडम अकाउंट थे, कोई ना कोई कैलकुलेशन के लिए था, कोई डेट मेमोरेंडम स्टॉक था, स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए, मेमोरेंडम डेटर था, डेटर की कैलकुलेशन के लिए। बट यहाँ पे सारे प्रॉपर अकाउंट बन रहे हैं, कोई मेमोरेंडम अकाउंट नहीं है। कब होता है सर, जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं ब्रांच के यहाँ, तो डेटर मेथड ना ऑप्ट करके वहां पे स्टॉक एंड डेटर मेथड ऑप्ट किया जाता है। और बंदा जानना चाहता है कि भैया उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अभी ब्रांच अकाउंट बना के तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट आ रहा था टू जनरल P&L। अब बंदा जानना चाहता है उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, पक्का आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा वो बंदा जानना चाहता है, और फिर देखना चाहता है नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए टोटल वो कितने अकाउंट बना रहा है। स्टॉक अकाउंट तुमको बनाना आता है, हाँ जी आता है, बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस बार। डेट अकाउंट आता है, हाँ जी आता है, अभी बनाया था डेट अकाउंट, उसमें क्या दिक्कत है, हाँ जी आएगा, बट प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ। एडजस्टमेंट अकाउंट ये नया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पार्ट आता है, लोडिंग। मैं याद करवा दूंगा क्या क्या चीजें आती है। ब्रांच P&L आ जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच। P&L वैसे बनता है जैसे नॉर्मल आज तक P&L बनाते हैं, और कोई चेंज नहीं है।
गुड्स एंड टू ब्रांच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, गुड्स एंड टू ब्रांच भी वहीं इधर का उधर ट्रांसफर करके बन जाता है। तो सर क्या सिखा रहे हो सबसे पहले? मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं क्या, एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सबसे पहले सीखो। चलते हैं यहां पर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डांस नहीं करना है, ठीक है ना, 1 2 3 4 और स्टेप्स वापस रिवर्स लेते हैं, 5 6 7 8। सेम वैसे ही यहां पर बन रहा है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, लोडिंग से। अब तुम अपने दिमाग में ये रखो, सुनो, ब्रांच एडजस्टमेंट से मुझे फाइंड आउट करना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और आज तक जब ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे, इस बार हम ब्रांच एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं और ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। तो हम यहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रांच P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ये लो जी, 8th नंबर का काम तो हो गया, ब्रांच P&L। अब भैया प्रॉफिट कमाओगे कैसे, प्रॉफिट पे किसका हक है, एचओ का। ब्रांच जो चल रही है वो किसकी, हेड ऑफिस पे ही है। तो एचओ क्या देखता है कि मैं ब्रांच से कहां से प्रॉफिट कमाऊंगा, कहां से प्रॉफिट कमाऊंगा। मैंने कहा एचओ क्या सोच रहा है, सर एचओ ये सोच रहा है कि जो उसने ओपनिंग स्टॉक, अभी ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, ब्रांच जब उस स्टॉक को बेचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट किसका, एचओ का। तो पहले उस प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड करो, क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं वो यहां पे आ रहे हैं, और क्या क्या प्रॉफिट में कमी आ सकती है वो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। ओके, जस्ट लाइक इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक पे मैं क्या कमा सकता हूं, ब्रांच देख रहा है, वो लोडिंग वाला पार्ट आप यहां पे लिखोगे, बाय स्टॉक रिजर्व। लोडिंग कैलकुलेट करनी आपको आती है, अभी अभी सीखी थी, ठीक है ना। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक पे क्या कमा सकता हूं ये एचओ देख रहा है, प्लस एचओ और क्या देखता है, मैंने और माल भेजा है, तो जो माल भेजा है उस पर भी तो मैं कमाऊंगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, उस पर क्या कमाऊंगा, लोडिंग वाला अमाउंट, प्रॉफिट वाला अमाउंट। ओके, मान लीजिए ब्रांच ने अपने लेवल पे लोकली कुछ माल खरीद लिया, तो ब्रांच ने जो माल खरीदा है उस पर भी तो एचओ ही कमाएगा। ब्रांच पे जो माल अपने लेवल पे उसने 100 रुपए में खरीद लिया, उस पर अगर 125 में बेचेगा तो वो 25 रुपए भी तो मेरे हैं। मान लीजिए 100 रुपए का माल खरीदा, 120 में बेच रहे हैं, वही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 100 रुपए का माल तुमने खरीदा लोकली, 100 रुपए लगे तुम्हारे तो ब्रांच, लेकिन तुम बेचोगे तो उसको 120 में ना, अल्टीमेटली तुम किसके हो, मेरे हो। वो 100 रुपए किसको भेजा था, मैंने तो भेजा था तुमको। तो वो जो 20 रुपए कमाओगे वो भी मेरे हैं। तो बाय लोकल परचेज के लिए बाय स्टॉक अकाउंट, लोकल परचेज पे जो कमाओगे दैट इज लोडिंग। स्टॉक अकाउंट क्यों आया वो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। और क्या सर, एचओ ने 100 रुपए की कॉस्टिंग का माल भेजा, इनवॉइस प्राइस 120 रुपए। अब मान लीजिए अगर ब्रांच ने उसे 150 में बेच दिया, तो ये जो 20 रुपए के ऊपर का जो 30 रुपए है, 30 रुपीज है, वो भी तो एचओ ही कमाएगा। वो जो 30 रुपीज है उसे नाम दिया गया अपेरेंट सरप्लस, अपेरेंट सरप्लस। ये भी तो एचओ ही कमाएगा। जैसे ही माल बिक जाएगा, जैसे ही ब्रांच माल बेचेगा 120 का माल 150 में, मैं कहूंगा लाओ जी 30 रुपए ये भी मेरे, उसके लिए भी ब्रांच स्टॉक अपेरेंट सरप्लस। तो कमाऊंगा क्या, वो 1 2 3 4 ओपनिंग स्टॉक पे कमाऊंगा, जो माल भेजा इस बार वो कमाऊंगा, ब्रांच ने अपने लेवल पे कोई माल खरीद लिया उस पे भी कमाऊंगा, और अगर इनवॉइस से भी ज्यादा में बेच दिया तो उस पे भी कमाऊंगा, वो भी एक्स्ट्रा ओवर एंड अबाउट द इनवॉइस प्राइस, वो भी कमाऊंगा, दैट इज अपेरेंट सरप्लस। ओके, कमाऊंगा क्या, कमा ही लिया, वो तो जो माल बेच दिया वो तो कमा ही लिया। अब इस प्रॉफिट में से, ये मेरे को मस्त लग रहा था प्रॉफिट इतना हो ही जाएगा, लेकिन इस प्रॉफिट में से क्या क्या कमी आ सकती है, इस प्रॉफिट में क्या क्या कमी आएगी। अगर किसी तरह का कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया हो, माल खत्म हो गया, चूहे कुतर गए, आग से जल गया, ठीक है ना, छोटी मोटी चोरी, पिलफ्रेज वगैरह, तो अगर कोई ऐसा कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो अब भैया एचओ क्या देगा, अरे यार ये तो प्रॉफिट नुकसान हो गया, तो वो प्रॉफिट वाला पार्ट आपका नुकसान हो गया, आप उसे यहां पे लिख देंगे टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस। ब्रांच स्टॉक की जगह हम यहां लिख देते हैं वर्ड
टू एबनॉर्मल लॉस। ओके, टू एबनॉर्मल लॉस लोडिंग। और क्या देखेंगे, अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है, ये ध्यान रखना, अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो केवल उसका लोडिंग नहीं लिखना, उसका कंप्लीट अमाउंट लिख देना, उसका कंप्लीट अमाउंट लिख देना टू ब्रांच स्टॉक। क्यों आईपी, क्यों पूरा? इसके लिए लॉजिक है मेरे पास, ध्यान से सुनना। आपका एबनॉर्मल लॉस और आपका नॉर्मल लॉस कैसे ट्रीट किया जाता है नॉर्मल अकाउंटिंग में, वो बताओ मुझे। मान लीजिए आपने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, और इसमें से क्या हो गया है, यहां पर मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं कि भैया एबनॉर्मल लॉस हो गया है गुड्स का 10,000 रुपए का। ओके, तो आप एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकॉर्ड करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में? एबनॉर्मल लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हो? टू परचेज, हमने 1 लाख का माल खरीदा, या तो इसमें से 1 लाख में से 10,000 लेस कर दोगे, या ऑपोजिट साइड लिख दोगे बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना रुपया? 10,000 रुपए। और कहोगे बाकी 90,000 रुपए मैंने माल बेच दिया, मान लेता हूं 90,000 का मैंने माल बेच दिया, कितने पे? 50% कमाते हुए। 90,000 का पे 50% मैंने 45,000 कमाते हुए माल बेच दिया, तो मैंने बेचा 1,35,000 में। तो अभी मेरा फायदा कितना शो होगा यहां पर? 1,45 और मेरा प्रॉफिट शो हो रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,45। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या एबनॉर्मल लॉस ने ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट किया? क्या एबनॉर्मल लॉस ने 10,000 ने आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे असर डाला क्या? नहीं सर, हमने 45,000 में के प्रॉफिट पे माल बेचा, सॉरी, और हमारा 45,000 का ही प्रॉफिट शो हो रहा है, और हमारा 45,000 का ही प्रॉफिट शो हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा एबनॉर्मल लॉस का जो कॉस्टिंग होता है, कितने रुपए की कॉस्ट का माल खत्म हो गया? 10,000 की कॉस्ट का माल खत्म हो गया। तो 10,000 की जो कॉस्टिंग है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करती है, बट क्या वो P&L अकाउंट को इंपैक्ट करती है? यस, P&L अकाउंट में स्टार्ट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना? 45,000। एबनॉर्मल लॉस को आप नॉर्मल अकाउंटिंग में इस तरफ दिखाते हो टू एबनॉर्मल लॉस, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस, और इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट हो गया है 35,000। तो फटाफट मुझे बताओ यस और नो, क्या आपको ये चीज समझ में आई कि एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्टिंग वाला पार्ट होता है वो आपके P&L को इफेक्ट करता है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता? बोलो, आपका एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, जो जितने रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स खत्म हो गया, वो आपके P&L को इम्पैक्ट करता है, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस, ओके। चंदन, और कोई नहीं? चलो नॉर्मल लॉस भी देखो साथ साथ में। फिर नॉर्मल लॉस होता, अगर यही चीज नॉर्मल लॉस होती कि भैया ये तो होना ही है, तो अब बताओ मुझे, अब अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनेगा? कभी नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं सर। हमने माल खरीदा 1 लाख रुपए का और 10,000 का, तो नॉर्मल लॉस होना है, एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल। कोई बात नहीं, नॉर्मल को रिकॉर्ड नहीं करते, और हमारी सेल कितनी होगी? 90,000 का माल मैंने बेच दिया 10,000, तो नॉर्मल खत्म हो गया। कितने में बेचा? 45,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो 1,35,000। ऐसा करने पर मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? सर मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना वो आएगा 35,000 का। क्या मेरे नॉर्मल लॉस ने मेरे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट किया? हाँ सर किया ना। प्रॉफिट तो 45 का था, माल बेचा 45,000 के प्रॉफिट पे, फिर भी ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है 35,000 का। इसका मतलब नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट होता है कॉस्टिंग वाला भी, वो क्या आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है? बोलो यस और नो। यस सर, नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट होता है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है,
और जो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट होता है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करता, वो हमारे नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। इसी के बेसिस पर ये प्रोविजन बना कि हमारा जो नॉर्मल लॉस का जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, लोडिंग वाला तो है ही है, लोडिंग तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन कॉस्टिंग वाला पार्ट भी हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करता है। इसलिए नॉर्मल लॉस का कंप्लीट वैल्यू आईपी यहां पे रिकॉर्ड होगा, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया। और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग वाला पार्ट कहां जाएगा? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग वाला पार्ट, ये शॉर्टेज वगैरह, ये जाएगा P&L, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग P&L को इंपैक्ट करती है। अब तो बोल दो यस नालायकों, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग P&L को इंपैक्ट करेगी और लोडिंग जाएगा एडजस्टमेंट में। लेकिन नॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग और लोडिंग दोनों कहां जाएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट में। ओके सौरव, ओके चिराग, लॉजिक के साथ बताया कि ऐसा हुआ क्यों है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं क्या स्टॉक एचओ क्या सोच रखा था? ओपनिंग स्टॉक पे कमाऊंगा 1, माल जो भेजा उस पे कमाऊंगा 2, उसने जो लोकली खरीदा है उस पे भी कमाऊंगा 3, और अगर इनवॉइस से ज्यादा मैं बेच दिया तो उस पे भी कमाऊंगा अपेरेंट सरप्लस 4। क्या क्या नुकसान हुआ? एबनॉर्मल लॉस पे जो नहीं कमा पाया लोडिंग 5, नॉर्मल लॉस कंप्लीट आईपी इनवॉइस प्राइस 6, 7 नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक जो अभी बिका हुआ नहीं है उस पे भी तो नहीं कमा पाया इस साल, स्टॉक रिजर्व, 2 स्टॉक रिजर्व क्लोजिंग स्टॉक पे 7, और 8 नंबर पे क्या? 2 ब्रांच P&L 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए P&L में कोई दिक्कत नहीं है, P&L बड़ा इजी होता है। P&L में सबसे पहले क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। कहां से ट्रांसफर हुआ? एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, एडजस्टमेंट अकाउंट से ट्रांसफर हुआ। अच्छा, और उसके बाद क्या क्या? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? खर्चे, ब्रांच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में कैश एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, बैड डेट भी आ गया, डिस्काउंट अलाउड भी आ गया, सब बैड डेट। अब कभी स्कैनर की क्वेश्चन सॉल्व करने, अब तो टाइम ही नहीं है, कभी स्कैनर की क्वेश्चन करोगे तो उसमें डिस्काउंट को कभी खर्चा नहीं दिखा रहेगा, दिखाना है, बैड डेट डिस्काउंट सब खर्चे हैं, ठीक है ना। एक्सपेंस और भी कोई खर्चा हो तो लिख दो। कोई प्रोविजन बना रहे हो जैसे नॉर्मल P&L, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कोई मैनेजर कमीशन, बाकी जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे जनरल P&L में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L अकाउंट। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच P&L तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, जैसा नॉर्मल P&L है वैसे ही ब्रांच P&L, कुछ नहीं। एबनॉर्मल लॉस का मैंने बता ही दिया, कॉस्टिंग वाला पार्ट यहां पर आएगा और लोडिंग वाला पार्ट कहां पे जाएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। बस नॉर्मल लॉस में ध्यान देना कि भैया लोडिंग भी जाता है और कॉस्टिंग भी जाता है, बाकी तो सब पूरा लोडिंग है, पूरा लोडिंग ही है। 2 चीजें ध्यान में, एक तो नॉर्मल लॉस में कॉस्ट प्लस लोडिंग जाता है, और एक ये अपेरेंट सरप्लस, इनवॉइस से भी ऊपर का माल कितने में बेचा, सिंपल। अब अगर मैं बात करूं डेटर अकाउंट, तो डेटर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस एक चीज ध्यान रखना, एंट्री, इस बार एंट्री ध्यान रखना, जब माल बेचोगे ना तो एंट्री क्या करते हो? डेटर टू सेल्स, लेकिन इस बार क्या करना है? डेटर टू स्टॉक। माल गया ना तुम्हारे पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो टू सेल्स ना लिखे क्या लिखना है? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अच्छा, डेटर से वापस माल लौट के आएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर की जगह क्या करना है? माल आया ना तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, जब गया था क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जब आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो स्टॉक आया है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, पैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट बाय ब्रांच कैश। डबल एंट्री सिस्टम, इसमें पूरा ध्यान रखना है स्टॉक डेटर मेथड में। खर्चे हो गए, या तो आप डायरेक्ट बाय डिस्काउंट लिख दो, बाय बैड डेट लिख दो, या बाय ब्रांच एक्सपेंसेस लिख दो। अगर आप डायरेक्ट बाय डिस्काउंट और बाय बैड डेट लिखते हो तो P&L में डायरेक्ट आ जाएगा टू डिस्काउंट, टू बैड डेट, और अगर आप वहां पे बाय ब्रांच एक्सपेंसेस वर्ड यूज करते हो तो उसको हर डेबिट का एक ना एक दिन क्रेडिट होता है, उसको खत्म करने के लिए यहां पर भी टू ब्रांच एक्सपेंसेस लिखोगे। तो डेट अकाउंट बड़ा ही नॉर्मली तरीके से बन जाएगा, कुछ नहीं है, बस टू सेल्स की जगह टू ब्रांच स्टॉक, बाय सेल्स रिटर्न की जगह बाय ब्रांच स्टॉक, और कुछ नहीं। अच्छा, कोई चेक मिला डिसऑनर हो गया तो टू बैंक, डेटर वापस बढ़ गए टू बैंक हो गया।
हर्षित रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, आप उसे देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक अकाउंट बता दो बस, अब ये बचा है। मैंने कहा वही स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक बढ़ेगा तो प्लस, स्टॉक कम होगा तो माइनस। थोड़ा ध्यान से बस, स्टॉक बढ़ेगा तो प्लस, स्टॉक कम होएगा तो माइनस वाली साइड। अब वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, और आपको कितना मिल गया स्टॉक। अच्छा स्टॉक कैसे बढ़ेगा, अगर एचओ देगा तो भी और अदर ब्रांच देगी तो भी स्टॉक बढ़ जाएगा। फिर उसमें से स्टॉक कम कैसे होगा, जब हम किसी को दे देंगे, एचओ को दे दिया, अदर ब्रांच को दे दिया। हमारा डेटर भी अगर एचओ को देता है तो हम यही मानते हैं कि डेटर ने हमको दिया और हमने एचओ को दिया, तो ये भी यहां पर रिकॉर्ड होगा। ब्रांच का डेटर ने भी अगर एचओ को दिया है तो हम यही मान रहे हैं कि भैया डेटर ने पहले हमको दिया सेल्स रिटर्न और फिर हमने एचओ को दिया, दो जगह रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा स्टॉक से और क्या हो सकता है, अच्छा ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इस बार ये हर किस पे बन रहा है, आईपी पे। किस पर बन रहा है, इनवॉइस प्राइस पे। ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस, जो माल भेजा इनवॉइस प्राइस, जो माल लौट के आया इनवॉइस प्राइस, सब इनवॉइस प्राइस पे हो रहा है। ओके एचओ और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन आईपी पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। आई रिपीट, एचओ और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आईपी पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओके अब हमने माल बेचा, माल बेचा तो स्टॉक कम हो गया ना। पहले तो हमने मेमोरेंडम बनाया था तो उसमें तो लिख दिया था बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन अभी प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो माल कैश में बेचा तो कैश टू सेल्स होता है, बस टू सेल्स टू स्टॉक करना है ना। तो बाय ब्रांच कैश एंट्री क्या हो गई, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल तो सेल वैल्यू पे ही करोगे तो वैल्यू कौन सा आएगा, सेलिंग प्राइस। सेल तो सेल वैल्यू पे करोगे तो सेलिंग प्राइस। अच्छा उधारी माल बेचा, डेटर टू सेल्स, उधारी माल बेचा डेटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सेल्स की जगह स्टॉक, माल गया ना तो स्टॉक। ओके ये भी सेल वैल्यू पे हुआ होगा। मैंने कहा अच्छा, हम तो कह रहे थे आईपी पे बनाएंगे। आईपी तो कितना है 120 रुपए, मान लो अपने क्वेश्चन में 100 रुपए का माल, ये सिर्फ समझा देता हूं फिर क्वेश्चन नहीं करवा रहा, जितना हो उतना कर लेना बस। 100 रुपए का माल 120 पे आईपी है, कॉस्टिंग 100 रुपए, 120 रुपए क्या है इसका आईपी है, आप बोलोगे तो करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, और 150 रुपए सेल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस। तो माल तो 150 में बेचा ना, माल तो 150 में बेचा, तो आपने पहले यहां पे 120 रिकॉर्ड किया, यहां पे भी 120 रिकॉर्ड किया, यहां पे भी 120, क्योंकि करना ही 120 पे ही था। बट अब तो 150 कर लिया। मैं कहा भैया गड़बड़ है, इसका तो 30 रुपए हटाना पड़ेगा, और ये 30 रुपए को लोडिंग नाम नहीं दूंगा, क्या नाम दूंगा, एपरेंट सरप्लस। क्या नाम दूंगा, एपरेंट सरप्लस। वो 30 रुपए जो आपने ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखा था ना क्रेडिट साइड में, वही यहां पर आ रहा है डेबिट साइड में। तो ब्रांच एडजस्टमेंट वही 30 रुपए, सेकेंड पोस्टिंग है उसकी, ये कौन से नंबर की, दिस वन, 4th नंबर। ओके एपरेंट सरप्लस, समझ में आया क्या ये वाली चीज। तो स्टॉक अकाउंट की प्रॉपर एंट्री हो रही है और कुछ नहीं। बाय ब्रांच कैश, बाय ब्रांच डेटर, नंबरिंग इसमें याद मत कर लेना, इसमें बहुत सारी नंबरिंग है, तो बस मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिख रखी है, पहले क्या फिर क्या फिर क्या पढ़ाना है। अच्छा फिर स्टॉक का क्या हुआ होगा, सर उधारी अगर बेचा है तो उधारी आया भी तो होगा वापस, लौट के भी तो आ सकता है, सेल्स रिटर्न, वो भी आप रिकॉर्ड करोगे, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर की जगह स्टॉक टू डेटर आ जाएगा। अच्छा फिर अच्छा ये जो आप 30 रुपए कैलकुलेट करेंगे ना, ये नेट सेल्स पे कैलकुलेट करना, नेट सेल्स पे, नेट सेल्स पे कैलकुलेट करना। मान लो आपने कोई माल बेचा 150 में और उसमें से कुछ माल लौट कर आ गया वापस, तो जो नेट सेल्स होगा उस पर देखना आपका एपरेंट सरप्लस कितना होता है। अच्छा फिर सर स्टॉक का क्या हुआ होगा, मैं कहा सर स्टॉक का ऐसा है कि एबनॉर्मल लॉस हो गया होगा, बाय एबनॉर्मल लॉस आईपी, नॉर्मल लॉस हो गया होगा आईपी। नॉर्मल लॉस के लिए कौन सा अकाउंट यूज किया मैंने, एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि सारा का सारा नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ही आता है, इसलिए मैंने यहां पर वर्ड ही क्या यूज कर लिया, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं होता है कुछ भी, नॉर्मल लॉस अकाउंट एबनॉर्मल अकाउंट तो होता है बट नॉर्मल लॉस नहीं होता, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। फिर और क्या हुआ होगा, सर कोई लोकल खरीद लिया तुमने,
अब लोकल खरीदा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो टू कैश करोगे, लेकिन खरीदोगे किस पे? कॉस्ट पे। बट हमको तो आईपी पे रिकॉर्ड करना है, तो आईपी पे, अच्छा आईपी पे रिकॉर्ड करना है, तो हमने तो इसको 100 पे रिकॉर्ड कर लिया। मेगा 20 और लिखना पड़ेगा फिर तो इधर, तभी 120 पे हो पाएगा। तो 20 और लिखा फिर हमने, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट, जो कि ब्रांच एडजस्टमेंट आपने 3rd नंबर पे लिखा था। ब्रांच एडजस्टमेंट में आपने इसे 3rd नंबर पे लिखा था, ये वाला पार्ट, कि हमने अगर कोई लोकल परचेज किया तो हम उस पर भी कमाएंगे, ये वाला पार्ट। ओके ठीक है, ओके चलिए जी। फिर उसके बाद क्या हो सकता है सर? हम क्या करेंगे, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग स्टॉक। अब डिफरेंस में क्या हो सकता है, या तो स्टॉक शॉर्टेज हो सकता है या स्टॉक सरप्लस हो सकता है। शॉर्टेज मतलब एबनॉर्मल लॉस, सरप्लस मतलब एबनॉर्मल गेन। तो थोड़ा सा तो अलग होता है अकाउंटिंग, बट अगर हम प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक एंड डेटा मेथड क्वेश्चन करेंगे इसका, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। स्कैनर का एक क्वेश्चन करें। अच्छा एक बात बताओ, एडजस्टमेंट और पी एंड एल अकाउंट में कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर ये बता दो, ये प्रॉब्लम आती है कि कब डेटा मेथड और कब स्टॉक एंड डेटा मेथड। अरे भैया प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर बोलेगा ब्रांच अकाउंट बनाना है मतलब डेटा मेथड है। अगर बोलते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटा अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब एडजस्टमेंट वर्ड आते ही समझ जाओ क्या है, स्टॉक एंड डेटा मेथड है। समझ में आया? हाँ जी, गुड्स एंड टू ब्रांच बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा डबल एंट्री सिस्टम से। तो अब अगर आप बोलो तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूं, जो सबसे बड़ा है, 2014 दिसंबर 3, 2014 दिसंबर 3। सुनो एक बार, मैं बता देता हूं आपको। इस क्वेश्चन को कर लिया मतलब स्टॉक एंड डेटा मेथड के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे? 14 दिसंबर, तुषार लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली, दिल्ली में हेड ऑफिस है, इनवॉइस या गुड्स कैसे ब्रांच को एट मुंबई एंड कोलकाता कैसे करता है, एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। अच्छा ये कैसे इनवॉइस करता है? कहा पहले तो कैटलॉग प्राइस कैलकुलेट करो। कैटलॉग प्राइस कितना आएगा? कैटलॉग प्राइस कैसे आया? कॉस्ट प्लस 50%। कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो मानता हूं मैं, एज्यूम कॉस्ट मेरा है 100, तो कैटलॉग प्राइस क्या आएगा? 100 रुपए प्लस 50%, 150 रुपए। और आईपी क्या होगा? इनवॉइस प्राइस। कैटलॉग प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस, और इनवॉइस प्राइस क्या है? कहा 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस 150 है, उसमें से 20% हटा दीजिए, 120 रुपए। तो 100 रुपए कॉस्टिंग है, 120 रुपए आईपी है और 150 रुपए कैटलॉग प्राइस है। अब इसने और भी क्या कहा? विद द इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स, आप कैश सेल्स कैसे करेंगे? आईपी पे थोड़ी हिम्मत रखो, एक क्वेश्चन कर लो बस। कैश सेल्स कैसे? आईपी पे। और क्रेडिट सेल्स कैसे? कैटलॉग प्राइस। ओके कैटलॉग प्राइस पे, हाँ मतलब कैश सेल्स तो आप करते हो 120 रुपए पर, कैश सेल्स तो आप करते हो 120 रुपए पर, और क्रेडिट सेल्स आप करते हो 150 रुपए पर। ओके प्रोविजन भी हमको बनाना है डेटर्स के लिए, प्रोविजन भी हमको बनाना है डेटर्स के लिए, बना देंगे। कैसे बनेगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सॉरी कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, जो लोग जल्दी पैसा देंगे हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये ट्रेंड आपको ही देखना होगा कि आप कैसे, कितने लोग जल्दी पैसा दे देते हैं और कितने लोगों को आपको डिस्काउंट देना है, ये अपन देखेंगे लास्ट में। चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले बनेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो मैं हर एक ट्रांजेक्शन को देखता जा रहा हूं और यहां पे लिखता जाऊंगा, साथ साथ में बताता जाऊंगा।
देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा क्या? यस सर, स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा ही। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किस पे दे रखा है? एट इट्स कॉस्ट। एट इट्स कॉस्ट मतलब एट ब्रांच एट इट कॉस्ट, मतलब ब्रांच के लिए कॉस्ट है। तो एचओ के लिए तो आईपी हुआ ना, मैंने 100 का माल तुमको 120 में भेजा, तो 120 तुम्हारे लिए तो क्या है? कॉस्ट है। तो ये मत समझना है कि 12,000 कॉस्ट है, ये 12,000 किस पे है? आईपी पे है, एट आईपी। स्टॉक हमेशा किस पे बनेगा? आईपी पे। देखते चलना, स्टॉक बढ़ेगा तो इधर, स्टॉक कम होएगा तो इधर। दूसरा डेटर, मैंने कहा डेटर का कोई रोल नहीं स्टॉक में, पहले स्टॉक अकाउंट को पूरा फिल कर रहा हूं। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अच्छा ब्रांच को माल भेजा है, कितने का? एट कॉस्ट टू एचओ। अच्छा इस बार एचओ के लिए कॉस्ट है, तो मेरे को तो आईपी पे रिकॉर्ड करना है। तो 1,10,000 किस पे है? कॉस्ट कितना है? 100। अच्छा तो 1,10,000 किस पर है सर? ये है 100 पर, कॉस्ट पर। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। 120, हमें इसको आईपी पे लेकर आना है। तो 1,10,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। गुड्स सेंड टू ब्रांच, जब ब्रांच को माल भेजा जाएगा तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ जाएगा। ये लो जी, हमने लिख दिया टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 1,32,000। फिर ये बोला गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल द क्लोज ऑफ द ईयर। ब्रांच को कितना माल मिल गया अब तक? ब्रांच को 1,27 का माल मिला। अरे भैया तुमने भेजा तो 1,32 का था, 1,27 का ही क्यों मिला? 5,000 कहां रह गए? 5,000 रास्ते में रह गए। ये रहा, रास्ते में रह गए तो आपके यहां क्लोजिंग स्टॉक की तरह शो होगा वो, लेकिन स्टॉक भी कैसा? जो गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन हैंड नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट, 5,000 रुपए। तो 1,32 में से 1,27 तुम्हारे पास पहुंचे, मतलब 5,000 अभी भी रास्ते में है, स्टॉक इन ट्रांजिट। तो वो बाय बैलेंस करे डाउन क्लोजिंग स्टॉक में अकाउंट होगा। फिर उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, हम कौन सा बना रहे हैं? मुंबई। तो मुंबई रिसीविंग ब्रांच है, रिसीविंग के डेबिट साइड में लिखा जाता है। कितना वैल्यू? 75,000। ये किस पर है? कैटेलॉग प्राइस। मैंने कहा कैटलॉग नहीं चाहिए भैया, आईपी चाहिए। तो 75,000 सेम शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड किससे करना है? सेम 150 रुपए एंड मल्टीप्लाई इनवॉइस प्राइस 120 रुपए। तो 75,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 150। कोलकाता ने मुंबई को भेजा तो भी लिखेंगे क्या? गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्यों? कोलकाता ने मुंबई को भेजा तो हम मानते क्या है? कोलकाता ने एचओ को भेजा और एचओ ने मुंबई को भेजा, तो हमें तो एचओ नहीं दिया ना। तो जब भी हमको एचओ देता है तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा जाता है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके। फिर ट्रांसफर टू कोलकाता फ्रॉम मुंबई, इस बार हम कोलकाता को दे रहे हैं तो हम ट्रांसफरिंग ब्रांच है और ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिट साइड में आएगा 30,000 रुपए। ये कैटलॉग पे है तो उसको कन्वर्ट कर दो आईपी पे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। 30,000 है इंटू 120 डिवाइड बाय 150। ओके। गुड्स परचेज बाय मुंबई ब्रांच, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। ये आ गया मतलब सब कुछ दाव पेंच आ गए तुमको। गुड्स परचेज बाय मुंबई ब्रांच फ्रॉम लोकल सप्लायर। ओके, मुंबई ब्रांच मतलब हमने अपने लोकल सप्लायर से माल खरीदा है। अब एचओ ने सप्लाई नहीं किया माल, लेकिन हमने माल खरीदा है तो वो माल का पैसा भी तो एचओ ने दिया होगा। तो पैसा हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे कि भैया हमने माल खरीदा तो हमारे पास स्टॉक बढ़ गया, कितने का? 30,000 रुपए का। ओके, तो पैसा तो 30,000 ही गया ना, तो टू कैश कितना लिखोगे? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। लेकिन सर ये तो कॉस्ट हुई ना। मैंने कहा हाँ, ये तो 100 रुपए हुए, हमको तो टोटल 120 पे बनाना है स्टॉक अकाउंट, तो 20 रुपए और लिखो। और वो 20 रुपए किसके नाम से जाएंगे? लोडिंग। लोडिंग किसके नाम से? एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से जाएगी, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अलग से लिखा जाएगा? हाँ अलग से लिखा जाएगा। अब तक तो अलग से नहीं लिखा, अब तक तो आप आईपी पे कन्वर्ट कर रहे थे। मैंने कहा एचओ और ब्रांच के बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन आईपी पे डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम खरीद रहे हो कोई चीज 100 रुपए में, तो तुम उसको फालतू में ऐसा थोड़ा दिखा दोगे टू ब्रांच कैश 120 रुपए, लगे तो 100 ही रुपए है ना। तो इसलिए तुमने उसको 100 पे रिकॉर्ड किया और 20 अलग से दिखाने पड़े ब्रांच एडजस्टमेंट नाम से। 20 कैसे आए सर? 30,000। 30,000 क्या है? 100 के बराबर है। 30,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 20। ओके जी, तो ये आ गया लोडिंग का अमाउंट ऑन लोकल परचेज। 1 2 3 4 में से कौन सा है? ये वाला 3 नंबर। ओके, फिर उसने कहा ये जो लोकल परचेज है इसमें से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 6,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आउट ऑफ लोकल परचेज। तो मैंने कहा अच्छा है तो क्लोजिंग ही ना, तो क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपए का दिखा दो। अच्छा 6,000 रुपए क्या है? कॉस्टिंग है।
मैंने कहा कॉस्टिंग नहीं, हमको तो आईपी पे दिखाना होता है, तो 6000 की जगह इसको किस पे दिखा दोगे, आईपी पे। 7200, 6000 डिवाइड बाय 100 इंटू 120, ये तो आपने आईपी पे दिखा दिया। अरे भैया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एचओ का और ब्रांच के बीच में होने वाले गुड्स के ट्रांजेक्शन, वो सब आईपी पे रिकॉर्ड हो सकते हैं डायरेक्ट। ओके, दिखा दिए, 120 पे दिखा दिया। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, क्या इसकी वजह से माल कम हो जाएगा? मैंने कहा हाँ आएगा ना, स्टॉक अकाउंट में आएगा। कैश सेल्स के लिए आ जाएगा बाय ब्रांच कैश, डेटर को माल बेचा तो बाय ब्रांच डेटर, दोनों रिकॉर्ड कर दो, बाय ब्रांच कैश और बाय ब्रांच डेटर। 74,800 और 145,000। मैंने कहा माल बेचा है तो माल लौट के भी आया होगा, हाँ माल लौट के भी आया होगा। कस्टमर ने लौटाया माल किसको, ब्रांच को, 30,000 का। कस्टमर ने लौटाया माल किसको, एचओ को। मैंने कहा एचओ को लौटाएगा तो भी मैं मानूंगा कि पहले मुझे लौटाया है और फिर मैंने एचओ को दिया है। अच्छा, पहले मुझे, मेरे लिए सेल्स रिटर्न ट्रीट तो करो पहले, फिर मैं एचओ, मतलब इसके 2 ट्रांजेक्शन होंगे, हाँ इसके 2 होंगे। तो पहले सेल्स रिटर्न, क्रेडिट कस्टमर ने ब्रांच को लौटाया, कस्टमर ने ब्रांच को लौटाया, तो पहले स्टॉक बढ़ गया अपने पास, सेल्स रिटर्न। तो हम रिकॉर्ड किए टू डेटर, सेल्स रिटर्न 30,000। अब वो 15,000 का एचओ को लौटाया, तो भी हमारे लिए तो पहले सेल्स रिटर्न ट्रीट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, पहले तो सेल्स रिटर्न ट्रीट होगा, टू ब्रांच डेटर, सेल्स रिटर्न 15,000। फिर वो 15,000 की सेल वैल्यू का माल हमने आईपी पे दिया होगा, वो अभी हम बाद में रुक के थोड़ा सा बात करते हैं। 1 मिनट रुक के, 1 मिनट रुक के, क्यों? पहले मेरे को एक काम और करना है। क्या? ये जो कैश सेल्स थे वो तो तुम आईपी पे कर रहे थे, तो वो तो अच्छी बात है, आईपी पे बन रहा है हमारा अकाउंट, तो आईपी पे रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जो तुम क्रेडिट सेल कर रहे थे वो तो कैटलॉग प्राइस पे कर रहे थे, और कैटलॉग प्राइस तो 150 है। और ये जो कस्टमर ने माल लौटाया है वो भी तो ऑब्वियसली उधारी माल जो बेचा होगा वही लौटाया है। मैंने कहा हाँ, तो ये 145 जो तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है, और ये जो 30 और 15 के सेल्स रिटर्न है, नेट सेल्स कितना हो गया सर? नेट सेल्स हो गया 145 माइनस 30 माइनस 15, 1 लाख रुपए का नेट सेल हो गया है। और ये जो नेट सेल है तुम करते हो कैटलॉग प्राइस पे 150 पे, बट हमें तो 120 पे रिकॉर्ड करना है स्टॉक अकाउंट, तो डिवाइड बाय 150। और मुझे क्योंकि 120 पे रिकॉर्ड करना है तो 30 को मुझे वापस रिवर्स करना होगा। मैंने यहां पे 150 रिकॉर्ड कर दिया ना, तो 30 को वापस रिवर्स कर दो, 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो अभी भी 120 पे रिकॉर्ड होगा। अल्टीमेटली मुझे 120 पे ही रिकॉर्ड करना है। अब मैं डेटर को तो ऐसा है नहीं कि मैं डेटर को यहाँ पे 150 नहीं 120 पे रिकॉर्ड कर दो डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि माल भैया जितने का बेचा है डेटर तो उतने के होंगे ना, 150 के। बट मेरे को स्टॉक अकाउंट को मेंटेन करना है किस पे, 120 पे, आईपी पे। इसलिए मुझे वापस 30 को रिवर्स करना पड़ा। और ऐसे नहीं किया मैंने बार बार कि पहले सेल्स को रिवर्स कर रहा हूं फिर सेल्स रिटर्न को इधर रिवर्स कर रहा हूं। मैंने नेट सेल्स निकाला और उस नेट सेल्स को एक बार में रिवर्स कर दिया, 30 डिवाइड बाय 150 नक्की। क्या नाम से? 1 2 3 4, यहां पे 4 वाला आइटम। अगेन ये तो लोकल परचेज वाला ब्रांच एडजस्टमेंट, और ये अपेरेंट सरप्लस वाला ब्रांच एडजस्टमेंट। 3 और 4 ब्रांच एडजस्टमेंट में जो 3 और 4 नंबर है। ओके, अब भूल मत जाना, अभी तक मैंने केवल इसका पहला वाला पार्ट रिकॉर्ड किया है, सेल्स रिटर्न वाला। अभी हम भी तो ये माल एचओ को देंगे, क्योंकि माल डायरेक्ट तो एचओ को गया। तो हम जब एचओ को लौटाते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। कितने रुपए का माल? मैंने कहा 15,000, ये तो कैटलॉग है, हमको इसको आईपी पे दिखाना है, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। 15,000 तो आईपी पे कैटलॉग पे है, तो डिवाइड बाय 150 इंटू आईपी 120, 12,000। ओके, फिर नेक्स्ट आइटम, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ। अच्छा, ब्रांच ने एचओ को लौटाया, हम तो रिकॉर्ड करते हैं, तो स्टॉक कम हो गया, तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, 24,000 रुपए। अगर किसी को ये टफ लग रहा हो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हेडेक ना लें, डेटर मेथड जरूर प्रिपेयर कर लें, क्या पता एग्जाम में डेटर मेथड आ जाए। ठीक है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न, बड़ा ये इसमें डेटा ज्यादा है, बस है सिंपल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, कुछ नहीं लिखा सर इसमें, तो क्या था, तो मैंने मान लिया कि आईपी पे था। कैश रेमिट कर दिया कस्टमर ने ब्रांच को, तो कैश भेजा, तो स्टॉक क्या करे इसमें,
कस्टमर ने पैसा भेजा एचओ को तो मैंने कहा स्टॉक क्या करे इसके अंदर, डिस्काउंट अलाउड किया डेटर को, स्टॉक क्या करे इसके अंदर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अच्छा नुकसान हो गया, एबनॉर्मल लॉस कितने रुपए का, इनवॉइस प्राइस 3000 रुपए का, बाय एबनॉर्मल लॉस 3000 रुपए। ये अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर केवल क्या लिख दो, बाय एबनॉर्मल लॉस लिख दो 3000 रुपए। बाय एबनॉर्मल लॉस 3000 रुपए। अब ये हमारा काम है कि इसमें से लोडिंग वाला पार्ट तो जाएगा एडजस्टमेंट में और कॉस्टिंग वाला पार्ट जाएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर, वो हम कर देंगे बाद में अलग अलग। अगेंस्ट विच 80% क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा जितना इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा वो तो फायदा हो गया, वो भी पी एंड एल अकाउंट में शो हो जाएगा, वो भी पी एंड एल अकाउंट में शो हो जाएगा। कैसे शो होगा मैं अभी बता देता हूं, सुनो। 3000 रुपए आईपी है, इस 3000 में से जो लोडिंग वाला पार्ट है वो तो जाएगा एडजस्टमेंट में, टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस। तो जो लोडिंग वाला पार्ट है 3000 इंटू कितना है लोडिंग 20 रुपए डिवाइडेड बाय 120 रुपए, ये 500 तो यहां पर आ जाएगा। और जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो पी एंड एल में चला जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग 25 रुपए। तो 3000 में से कॉस्टिंग थी 25 और 500 था लोडिंग। 2500 में से भी 80% इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो 2500 का 80% 2000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया तो पी एंड एल में फायदा दिखा दो, क्योंकि नेट नुकसान तो 500 रुपए का ही कॉस्टिंग का हुआ है एबनॉर्मल लॉस, बस सिंपल। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट बड़ा आसान है ना, बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा स्टॉक में, तो इसमें से कॉस्टिंग वाला पार्ट तो पी एंड एल में चला जाएगा, लोडिंग वाला पार्ट एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। और कुछ क्लेम वेले मिल गया हो तो पी एंड एल में दिखा देना। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ गुड्स थ्रू नॉर्मल, पिलफ्रेज वैसे तो एबनॉर्मल होता है लेकिन इसने लिखा नॉर्मल तो मेरे को नॉर्मल मान लेना है, ठीक है जी। नॉर्मल पिलफ्रेज वगैरह है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट करते हो, नॉर्मल लॉस का कंप्लीट अमाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट में जाता है, तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट कंप्लीट अमाउंट कितने रुपए है 3000 रुपए, क्या हाँ जी 3000 रुपए। ये किस पे दे रखा है, कैटेलॉग प्राइस पे। 3000 किस पे, कैटेलॉग पे। तो कैटेलॉग तो भैया हम तो आईपी चाहिए, 150 से डिवाइड करो, 120 से मल्टीप्लाई करो, आईपी लिख दो, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए। और ये 2400 पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाता है, टू ब्रांच स्टॉक नॉर्मल लॉस, टू ब्रांच स्टॉक नॉर्मल लॉस। कौन सा नंबर हमारे लिए नॉर्मल लॉस था, जो भी था नंबर देख लेना, एबनॉर्मल नॉर्मल वगैरह सब यहां पे आ जाता है। ओके उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेज है, स्टॉक अकाउंट में नहीं आता। मैनेजर को जो कमीशन देना है वो भी स्टॉक अकाउंट में नहीं आता। बस हमने स्टॉक अकाउंट की सारी वैल्यूज लिख दी थी, अभी भी कुछ बैलेंस बच रहा था, उस बैलेंस को आप क्या कहेंगे, इस बैलेंस को आप कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड फ्रॉम एचओ। 3 तरह के स्टॉक हो गए, एक तो लोकल परचेज वाला उसने अलग से बता दिया था, एक जो आपने माल भेजा उसमें से पहुंचा कम तो गुड्स इन ट्रांजिट हो गया था, और बाकी जो बचा वो अभी भी इन हैंड पड़ा है, इन हैंड अपने हाथ में पड़ा है, बाय स्टॉक इन हैंड क्लोज स्टॉक। ये पूरा मिला के कंप्लीट क्लोजिंग स्टॉक है, इसका पूरा लोडिंग हटेगा एक साथ, इसका पूरा लोडिंग हटेगा एक साथ। हाँ हिम्मत वाले बच्चे हैं बजरंग, चंदन, चिराग, रोहित और सौरभ, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है क्या, ये जो इन बच्चों का जिनका नाम लिया है मैंने, क्या स्टॉक अकाउंट समझ में आया, स्टॉक अकाउंट समझ में आया क्या, वेरी गुड। ओके चंदन, चंदन के साथ और कौन है, तो बड़ा आसान है भैया। मैं एचओ को माल एचओ मुझे माल भेज रहा है तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच, मैं एचओ को माल भेज रहा हूं बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। ओके सौरभ, एबनॉर्मल लॉस हुआ बाय एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हुआ बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा एडजस्टमेंट में जाना, सिंपल। अच्छा चंदन के साथ कोई नहीं है, ठीक है चंदन, ठीक है, डन डन डन। चलिए तो कभी आ जाए, देखो क्या होता है इंसान जब फंसता है ना तब ये वाली क्लास याद आ जाती है, भगवान करे कोई ना फंसे, लेकिन फंसता है ना तो उस टाइम अगर ब्रांच का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा ना तो ये वाला आज वाला क्लास बहुत काम आने वाला है उस बच्चे के।
कि यार चलो कुछ तो लिख कर आए। और एडजस्टमेंट और पीएनएल तो तुम आंख बंद करके बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 याद कर लेना और पीएनएल बना के आ जाना, उसके तो नंबर मिलेंगे। स्टॉक अकाउंट नहीं बनता, नहीं बनता, जितना बने ठीक। ऐसा हमारे को लोड नहीं है कि एडजस्टमेंट के लिए मेरे को स्टॉक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा पहले, नहीं, मेरे को एडजस्टमेंट के अगर सारे आइटम याद है तो मैं एडजस्टमेंट और पीएनएल तो बना के आ जाऊंगा, वो 2 अकाउंट बनाने के नंबर तो मिलेंगे, उनके तो नंबर लो, ठीक है ना। स्टॉक में जितना बने उतना बना के आ जाएंगे, स्टेप मार्किंग मिल जाएगा, कभी फंस जाए तो। नाउ तो स्टॉक अकाउंट कंप्लीट। नाउ डेटा, अच्छा डेटा अकाउंट में तुम्हें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। डेटा अकाउंट के अंदर वही ओपनिंग बैलेंस, माल जो क्रेडिट सेल्स है 145 माइनस जो सेल्स रिटर्न है, डेटर ने जो हमको लौटाया 30,000, डेटर ने जो एचओ को लौटाया 15,000। एचओ को लौटाया तो हमने क्या माना था, पहले हमें लौटाया फिर एचओ को गया, तो पहले सेल्स रिटर्न फिर हम उसको एचओ को देंगे। ओके, डेटर से जो पैसा आया, डेटर से कैश कलेक्शन दे रखा था कि हमें मिला इतना, एचओ को मिला इतना, तो भैया एचओ को मिलेगा तो भी हम ये मानेंगे पहले हमें मिला फिर एचओ को मिला। ओके, तो डेटा अकाउंट बड़ा नॉर्मल तरीके से। डिस्काउंट अलाउड किया अपन ने डेटा को, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, डेटा अकाउंट। तो डेटा अकाउंट भी आप इजीली बना सकते हो। डेटा अकाउंट के नंबर भी आपके कहीं नहीं जाने वाले, स्टॉक ही तो परेशान करता है, डेटा अकाउंट के भी नंबर कहीं नहीं जाने वाले। कितना तो आसान है, नॉर्मल डेटा अकाउंट बनता है वैसे बनता है, बस सेल्स की जगह टू स्टॉक लिखना है, सेल्स रिटर्न की जगह बाय स्टॉक लिखना है और कुछ नहीं करना। और ये जब बना लोगे ना तो स्टॉक में भी डेटा फिल करने के लिए तुम्हारे पास डेटा आ जाएगा, इसको रट लो, डेटा को एडजस्टमेंट को इनको रट लो, ठीक है ना, इसमें नंबर बन जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद सर एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने कहा एडजस्टमेंट अकाउट 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे किसी की लोड नहीं है पहले वाले अकाउंट की, मुझे डायरेक्ट बनाना है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक था, कौन सा कलर लें आप, हाँ ओपनिंग स्टॉक था 12,000, तो 12,000 पे लोडिंग ही तो लिखना है, लिख देंगे 12,000 आईपी पे, 12,000 तो दे रखा था ना ओपनिंग स्टॉक। और ढूंढ लेना, अगर तुमसे स्टॉक नहीं बने तो कोई बात नहीं, अपने डेटा जो गिवन है उसमें देख लेना। ओपनिंग स्टॉक 12,000 है, 12,000 का लोडिंग 12,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, सिंपल। फिर एचओ क्या देखता है 2, कि मैंने जो माल भेजा है उस पर लोडिंग। अब जो माल भेजा है वो बड़ा ध्यान से देखना होगा भैया, जो माल भेजा है ना बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये 1 नंबर, जो माल भेजा उस पे क्या, अब जो माल भेजा वो बड़ा ध्यान से, क्योंकि क्या क्या भेजा है वो सुनो। सर हमने ना 1,10,000 कॉस्टिंग का माल भेजा था, तो वो आईपी पे अगर देखें तो 1,32 हो गया था, 1,32,000 का माल भेजा। और क्या क्या माल भेजा हमने, अगेन दूसरी ब्रांच ने हमें माल भेजा, वो भी हमें देखना है। ये 60,000 का माल कोलकाता ब्रांच ने हमें भेजा, 1,32 प्लस 60, ओके, जहां जहां गुड्स एंड टू ब्रांच लिखा हुआ है वहां वहां 1,32 प्लस 60। फिर लौटा कितना दिया हमने, 24,000 का हमने लौटा दिया, सब आईपी पे, सब आईपी पे देखना होगा, सब आईपी पे 24,000 का हमने लौटा दिया। फिर हमने यहाँ पर 24,000 का फिर लौटा दिया, हमने यहाँ पे हमारे डेटर ने जो लौटाया था 12,000 का वो भी दिखा दिया था, ओके। तो 2 तो माल आया, 3 लौटा दिया, 1,32 और 60 का तो आया, एक तो एचओ से आया एक ब्रांच से आया, उसमें से हमने कोई एचओ को ब्रांच को दे दिया, एचओ को दे दिया, हमारे डेटर ने एचओ को दे दिया, ओके। तो नेट कितना माल आया हुआ था गुड्स एंड टू ब्रांच, उसका लोडिंग, उस पर एचओ क्या देखेगा, भैया इतना तो कमाऊंगा, मैंने इसको भेजा 1,32 का माल, मैंने इसको भेजा 60 का माल, एचओ सोच रहे हैं, उसमें से 24 का आ गया, 24 का दूसरी ब्रांच को भेज दिया, 12 का इसके कस्टमर ने मुझे दे दिया, तो अभी भी इसके पास नेट माल कितना बचा है, उस पर लोडिंग मैं कमाऊंगा एचओ। 1 2 ओपनिंग स्टॉक जो माल भेजा, 3 क्या लोकल परचेज पे, लोकल तुमने 30,000 का माल खरीदा था उस पर कमाएंगे हम। उसके बाद एपरेंट सरप्लस, एपरेंट सरप्लस की क्रेडिट सेल्स ओवर एंड अबव द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से तुमने ज्यादा में कितना में बेचा वो आपने यहां पे रिकॉर्ड किया था, दिस वन। ये भी कैसे आया था, क्रेडिट जितनी भी सेल्स हुई है, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न में दोनों होगा, डेटर ने तुमको माल लौटाया तो भी सेल्स रिटर्न, डेटर ने एचओ को माल लौटाया तो भी सेल्स रिटर्न, उस सेल्स पे आपको देखना है एपरेंट सरप्लस। हाँ जी, एपरेंट सरप्लस। तो 1 2 3 4 ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, 3 4 के लिए अकाउंट का वर्ड यूज करते हो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, और 1 और 2 के लिए तो इजी होता है, ओपनिंग स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व और गुड्स एंड टू ब्रांच के लिए गुड्स एंड टू ब्रांच।
फिर 5 6 7 8 नॉर्मल लॉस भी आ जाता है, अब नॉर्मल लॉस भी आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाता है। तो नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस लिख चुके हैं अपन। क्लोजिंग स्टॉक कितना 19,800। कौन कौन सा? तीनों, जो रास्ते में है वो भी, जो लोकल परचेज वाला है वो भी, और इन हैंड है वो भी, जो एचओ से है, उन सब का 19,800 इंटू 20/120 कर दिया, क्योंकि अभी तक ये बिका नहीं है तो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं है। अब नॉर्मल लॉस की लोडिंग वाला अमाउंट आ जाता है, नॉर्मल लॉस का पूरा अमाउंट आ जाता है, आईपी पूरा अमाउंट आईपी वाला आ जाता है। बच जाता है ब्रांच पी&एल प्रॉफिट, और फिर ब्रांच पी&एल बना देना बस नक्की। ब्रांच पी&एल के अंदर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, खर्चे वर्चे आ जाएंगे, खर्चे में डिस्काउंट भी आ जाएगा, और कोई खर्चे हैं वगैरह वो भी आ जाएंगे, ठीक है ना, वो सब आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। डिस्काउंट का खर्चा भी है, और एक खर्चे वाली लाइन भी दे रखी है जिसमें आउटस्टैंडिंग वर्ड भी दे रखा है। 9,000 तो पे कर दिया, 741 आउटस्टैंडिंग है, टोटल 9,741 का खर्चा है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में 9,741 तो ये आ जाएगा, और डिस्काउंट वाला आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग वाला पार्ट आता ही है। अब अपने को क्या करना है, ये 2 आइटम और रखने हैं ना अभी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और मैनेजर कमीशन। ये सुन जाओ लास्ट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट उसने बोला था, बड़ा खतरनाक ना, छोटा क्वेश्चन भी इससे निकाल के बनाया जा सकता है। उसने बोला था कि ट्रेंड के बेसिस पे हम डिस्काउंट देते हैं, तो ये थोड़ा सा याद करना है पड़ेगा तुमको। क्या याद करना पड़ेगा? मैंने कहा देखो जी, तुम डिस्काउंट कितना देते हो? 13,365 तुमने डिस्काउंट अलाउ किया, और डिस्काउंट का रेट कितना है? कहा 15%। 15% डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट का अमाउंट 13,365 और 15% डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब तुमने 89,100 के डेटर को डिस्काउंट दिया है। प्रॉम्प्ट पेइंग डेटर, ऐसे डेटर जिसने तुमको जल्दी लाके पैसा दिया, वो है 89,100 के। कैसे पता चला? डिस्काउंट का अमाउंट 13,365 और रेट था 15%, तो 89,000 89,100 को आपने 15% डिस्काउंट दिया, 13,365 रुपए। अब आप ये देख रहे हो कि भैया टोटल डेटा जिन्होंने आपको ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया, तो मैंने कहा पेमेंट किया, वो टोटल डेटा किन किन से पैसा आ रखा है, कितना पैसा मिल रखा है? मैंने कहा ये मेरे को मिला, ये एचओ को मिला, ये पैसा मेरे को डेटर से मिला, और अगर मैं डिस्काउंट नहीं देता तो ये भी मुझे मिल ही जाता। तो टोटल मेरे 99,000 रुपीज के डेटर्स ने मुझे पैसा लाके दिया है। 99,000 के डेटर्स ने मुझे पैसा लाके दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि 13,365 का मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी का पैसा मुझे मिल गया है। तुमने देखा 99,000 के डेटर्स तुमको पैसा लाके दिए, और उसमें से अर्ली पेमेंट कितनों ने किया? 89,100 ने। तो मतलब 90% लोग तुम्हें जल्दी पैसा दे रहे हैं। इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि अगले साल भी 90% डेटर तुमको जल्दी पैसा देंगे। तो जो तुम्हारे क्लोजिंग डेटर्स है ना 11,000 के, मैं मान रहा हूं इन डेटर में से 90% अगले साल भी तुमको जल्दी पैसा देंगे। तो इस 11,000 का 90%, ये 9,900 रुपए के डेटा तुमको जल्दी पैसा देंगे, और इस पर 15% का प्रोविजन बना दो। 11,000 इंटू 90% इंटू 15%। अगर ये जल्दी पैसा देंगे तो तुम्हें इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो तुम्हें इनको डिस्काउंट कितने का देना है? 1485 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मेनली बात क्या है, मुझे ये पता करना है कि कितने लोग जल्दी पैसा दे रहे हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, 90% लोग जल्दी पैसा दे रहे हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेटा 11,000 है, इसमें से भी 90% लोग जल्दी पैसा दे देंगे, हम उसको 15% का प्रोविजन बना देंगे, सिंपल। बट ये 90% कैलकुलेट करना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कितने लोगों ने डिस्काउंट अवेल किया है और कितने लोगों ने टोटल हमें पेमेंट किया है। टोटल पेमेंट कितना है और उसमें से जिनको डिस्काउंट मिला वो कितने लोग हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बेसिस पे आप प्रोविजन भी बना देंगे। दिस वन प्रोविजन 1485 का प्रोविजन बना दोगे। और अब वो कमीशन तो सेम वैसे ही देना है जैसा नॉर्मली देते हो। जितना भी कमीशन बोलेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये हो गया जनरल पी&एल। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 2 बड़े क्वेश्चन है। अगर डेटर मेथड आता है तो, और स्टॉक एंड डेटर मेथड आता है तो कैसे करना है। डन, इतना बहुत है मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इंडिपेंडेंट वाले कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हो जो लास्ट में मैंने करवाए थे तो देख के जा सकते हो, वो बहुत छोटे से हैं। अगर एग्जाम में आते हैं तो बहुत बहुत ईजी पार्ट होता है वो, ठीक है। तो वो आप भले ही देख के जा सकते हैं, भले आप अपनी लास्ट वीडियो सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, फिर टेक केयर एंड बाय कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट सब लोगों को, आप लोगों को। मेहनत कर रहे हैं आप सब लोग,
चलो थैंक यू, टेक केयर, एंड वो सब आप कर पाओगे। डन।